हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आप सभी का स्वागत है इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर सक्सेस पॉइंट पे। आज की इस वीडियो के अंदर अपने प्रीवियस ईयर के 5 नहीं 6 ईयर के जो पेपर्स हैं उनको अपने सॉल्यूशन करेंगे फंडामेंटल ऑफ सॉइल साइंस के। ठीक है ना। फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में फंडामेंटल ऑफ सॉइल साइंस अपने सब्जेक्ट लगता है SSAC 11। ठीक है ना। तो इसके अंदर आप लोगों ने थंबनेल पे देखा होगा 5 ईयर के, बट अपने करेंगे 6 ईयर के पेपर सॉल्यूशन। और इन पेपर के सॉल्यूशन से आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है, क्योंकि आप एक दो पेपर करोगे उसके बाद में आप थर्ड फोर्थ पेपर की तरफ अपने जब बढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि पिछले ईयर के प्रीवियस ईयर के जो मतलब क्वेश्चन है वो रिपीट हो रहे हैं। और जब अपने लास्ट पेपर पे पहुंचेंगे यानी 6th ईयर का पेपर करेंगे तो आपको लगेगा कि यार 20 में से मतलब कम से कम 15 प्लस क्वेश्चन जो पिछले सालों से रिपीट हुए हैं। तो आपका बस एक ही बेनिफिट नहीं, आपका मतलब एक वर्क रहेगा, आपका एक मोटिव ये भी होना चाहिए कि सर ने जो क्वेश्चन कराए उनको साथ साथ में लिखते रहे। ठीक है। तो 5-6 सालों के अंदर अब ऐसे नहीं है कि क्वेश्चन ये रिपीट हो रहा है तो इसको लिखें, इसको नहीं लिखना। बस जो क्वेश्चन रिपीट हो रहा है उसको नहीं लिखना, लिखते जाओगे तो थोड़े ही क्वेश्चन बनते हैं बट उनको कर लोगे तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। पिछले साल भी मैंने कराए थे फर्टिलिटी मैनेजमेंट के, तो बहुत सारे बच्चों को बेनिफिट हुआ था और सारे क्वेश्चन वहीं से आ गए थे। तो वही चीज कह रहा हूँ, इन क्वेश्चन को अच्छे तरीके से लिख लेना, जो रिपीट हो रहे हैं उनको नहीं लिखते जाना, बाकी क्वेश्चन को लिखते जाना। तो जब आपका पेपर होगा मतलब यूनिवर्सिटी से जो एक पेपर आता है फाइनल पेपर आता है तो उसमें आप देखोगे कि यार ये तो अपने को सारे ही आते हैं, तो उस चीज का बेनिफिट मिलता है। और यूनिवर्सिटी के पेपर से एक दिन पहले यदि आप पढ़ लोगे, आज के लिखे होंगे तो पढ़ना शुरू हो जाएगा, यदि पहले उस दिन पढ़ाने लगे तो पढ़ेंगे कब। तो वो चीज कह रहा हूँ कि इनसे को क्वेश्चन को साथ साथ लिख देना। और जितने भी भाई बंधु आपके साथ में पढ़े हुए हैं 12th के अंदर, और क्योंकि इस बार तो काउंसलिंग भी लेट हुई है, ठीक है, तो अभी तक आप लोगों को एडमिशन भी हुआ, लेकिन हमारे PND कॉलेज के अंदर क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है और मैंने सोशल साइंस का पूरा सिलेबस भी करा दिया, बस एक दो टॉपिक रहते हैं, बाकी सारा कोर्स करवा दिया। और अब मैं पेपर सॉल्यूशन भी करवा रहा हूँ, वो यूट्यूब पे करवा रहा हूँ। यदि किसी ने थ्योरी क्लासेस भी देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक मिल जाएंगे, या यूट्यूब पे चले जाना एग्रीकल्चर सक्सेस पॉइंट लिखोगे तो अपना चैनल आ जाएगा, वीडियो देख रही हो अपना चैनल ही है। इसमें प्ले लिस्ट पे जाओगे तो 17 लेक्चर की एक प्ले लिस्ट बनी हुई है, उसके अंदर लगभग आपका 80 से 90% सिलेबस कवर हो जाएगा। ठीक है। कुछ एक टॉपिक कवर नहीं होंगे तो आप यूट्यूब पे मेरे सीधे लेक्चर पढ़े वीडियो वाले सेशन में जाओगे तो वहां पे आपको सारे लेक्चर दिख जाएंगे। बाकी अदर भी प्ले लिस्ट में जो लेक्चर है वो सिर्फ फंडामेंटल ऑफ सॉइल साइंस के ही बनाए हुए हैं। तो अभी तक यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो ताकि अपने पेपर को स्टार्ट करते हैं। इधर से लाइट का रिफ्लेक्शन आ रहा है तो एक साइड से चेहरा काला भी दिखाई दे रहा होगा, बट आप जानते हो मुकेश सर कैसे हैं। ठीक है। तो बाकी चेहरे से कोई मतलब नहीं होता, अपने को तो कंटेंट से मतलब है। ठीक है। अपना कंटेंट जो है वो बेस्ट ही होता है और बेस्ट ही मेरी तरफ से देने की कोशिश करता हूँ। ठीक है। तो पहले क्या था, ये देखो 30 और 70 का रेशियो चलता था, मतलब पहले, अब तो 6th दिन लगता है, पहले जो था उसके अंदर। ठीक है। उसके बाद में अब जो आता है पेपर वो आता है 10 और 30 का, सॉरी इसके बाद में हुआ था ये वाला 10 और 40 का, जिनके मतलब मिड टर्म होते क्विज नहीं होती। लेकिन 6th दिन के अंदर क्या आ गया, मतलब अभी जो फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेंगे उनके जो सीनियर है उनके लगते हैं 6th दिन। ठीक है। बाकी अब आएंगे उनके 6th दिन लगेगी। ठीक है। उनकी क्या सिस्टम था 10 और 30 का, मतलब जस्ट आपके जो सीनियर हुए उनके ये वाला सिस्टम था, मिड टर्म वालों के लिए ये, और उससे पहले ये था। तो उस टाइम क्या होता था, जैसे 30 आते हैं ना तो 10 ऑब्जेक्टिव, 10 फिल इन द ब्लैंक्स और 10 ट्रू फॉल्स आते थे। अब यहाँ पे क्या होता है 10 नंबर के आते हैं, क्वेश्चन ऊपर नीचे क्वेरी करते हैं। ठीक है ना। अब इसके अंदर क्या है, मतलब ये आपका 50 नंबर का पेपर होता है, यहाँ पे 40 नंबर का पेपर होता है। ठीक है। जिसमें आपके अब तो आने लगे सिर्फ ऑब्जेक्टिव और फिल इन द ब्लैंक्स, अब ट्रू फॉल्स नहीं आते। ठीक है। बट मैं आपको करवा रहा हूँ, उनको कर लेना, क्योंकि एक जो अब देखो फंडामेंटल ऑफ सॉइल साइंस तो सिलेबस तो वही रहेगा, पेपर का पैटर्न चेंज हुआ है। ठीक है। तो क्वेश्चन वही रिपीट होते हैं, मैं आपको जब कराऊंगा तो आपको लगेगा कि वो पीछे वाले ही क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। तो चलिए अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो ये आपका 2020-21 का पेपर, ठीक है, और फंडामेंटल ऑफ सॉइल साइंस यानी SSAC 11 का पेपर है। और 70 और 30 वाला जो रेशियो चलता था पहले वो है, यानी पहले 100 नंबर का पेपर आता वो सिस्टम था। हाँ जी, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, बहुत ही अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन मैं फिर कह रहा हूं, अभी आपको दिखाऊंगा रिपीट हुआ ये क्वेश्चन भी सेम ही रिपीट हुआ है। तो वो कह रहा हूं कि रिपीट बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, तो आप इन क्वेश्चन को लिख लेना। जिस दिन फाइनल में बैठोगे आपको ये लगेगा कि हमें सारे क्वेश्चन आते हैं। पिछले साल में फर्टिलिटी मैनेजमेंट का कराया था, बच्चों को ये लगा कि सर ने हमें करवा रखे थे, तो उनके नंबर अच्छे बनेंगे। तो वही चीज है। पहला क्वेश्चन है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रॉ ऑर्गेनिक मैटर इनटू ह्यूमस इज कॉल्ड, यानी कच्चे जैविक पदार्थ का ह्यूमस में रूपांतरण क्या कहलाता है। तो अपनों ने एक फंडामेंटल सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस के अंदर एक प्रोसेस पढ़ी थी, ह्यूमीकरण या ह्यूमिफिकेशन। तो उसके अंदर भी क्या पढ़ा था कि ऑर्गेनिक मैटर है वो किस में बदलता है, ह्यूमस के अंदर बदलता है। तो वो क्या होती है आपकी ह्यूमीकरण। ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ह्यूमिफिकेशन, और हिंदी मीडियम वाले लिख सकते हैं ह्यूमीकरण।
ठीक है, 1 सेकंड ये लिखो, इतने में वीडियो चेक कर लेता हूँ, क्योंकि बहुत बार जैसे पहले मैं लेक्चर रिकॉर्ड करता था वीडियो बंद हो जाती थी। और दैट 10 मिनट्स हो भी अपना अच्छा चल रहा है, उसके भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां से आप देख सकते हो। ठीक है, आपको बहुत सारे बेनिफिट मिलेंगे उससे। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, पेरेंट मटेरियल ऑफ एलुवियल सॉइल आर, यानी जो जलोढ़ मृदाओं का डैश बेहतर पदार्थ से विकसित होती है। अब अपने पढ़ते हैं एलुवियल सॉइल या जलोढ़ मृदा कहाँ से बनती है, कि नदियों के द्वारा जो बह के आता है तलछट, उससे बनती है। ठीक है, तो इसका पेरेंट मैटर क्या होता है, नदियों द्वारा बह के आया हुआ तलछट ही होता है। इसमें लिखेंगे जलोढ़ मृदाओं का डैश बेहतर पदार्थ से विकसित होती है, तो क्या होता है, तलछट, या 1 सेकंड इसमें ऐसे लिख लो, नदियों का तलछट। बेहतर पदार्थ क्या होता है, नदियों का तलछट। सेडिमेंट ऑफ रिवर्स, ठीक है, सेडिमेंट ऑफ रिवर्स, इंग्लिश मीडियम वाले लिख लेना, सेडिमेंट ऑफ रिवर्स। थर्ड क्वेश्चन है, सोलोनेल्स इज यूज्ड फॉर डैश सॉइल्स, यानी सोलोनेल जो शब्द है इसका प्रयोग कौन सी मृदाओं के लिए किया जाता है। तो आप लोगों ने यदि सैलाइन एल्कलाइन सॉइल अभी आपकी लगती नहीं है, बट 12th में आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो उसके अंदर जो आपकी एक होती है सैलाइन सॉइल, अपने टेबल पढ़ते हैं हमेशा, यानी इसको बोलते हैं लवणीय मृदा। ठीक है, और एक चीज और, मैं ये नहीं है कि आंसर लिखा दिया चला गया, मैं आपको बताऊंगा जिसे सोलोनेल जाए तो इसके और दो, मतलब इसी से रिलेटेड 2 नाम होते हैं, वो भी साथ साथ बता दूंगा, ताकि आपको ये कभी न रहे कि अपना नहीं किया। अब जैसे थ्योरी लेक्चर करते हैं, अब बहुत सारी चीजें हैं। अब देखो फंडामेंटल ऑफ सोइल साइंस के अंदर उन्होंने टॉपिक देके छोड़ दिया सोइल एयर, मान लो सोइल एयर में बहुत कुछ आता है, सोइल वाटर दे दिया, सोइल वाटर में बहुत सारी चीजें आती है, बट जब क्वेश्चन आएगा तो अपने जैसे मान लो कोई चीज मैंने क्लास में नहीं करवा रखी है, थ्योरी क्लास में यूट्यूब पे जो सेशन है उनमें नहीं करवा रखी है, बट जब क्वेश्चन आएगा तो मैं वो चीज यदि नहीं कराई हुई तो वहां पे पूरा डिस्क्राइब उसको कर दूंगा। ठीक है, उससे रिलेटेड जो भी पॉइंट होता है वो सारा सारा बता दूंगा। ठीक है, तो इस चीज का आपको बेनिफिट रहेगा, इन चीजों को लिखते जाना। अब जैसे सैलाइन सॉइल इसको लवणीय मृदा बोलते हैं, फिर आती है एक एल्कलाइन, इसको क्या बोलते हैं, क्षारीय मृदा। एक होती है सैलाइन एल्कलाइन सॉइल, इसको बोल देते हैं अपने लवणीय क्षारीय मृदा। ठीक है, तो जो सैलाइन सॉइल होती है इसका दूसरा नाम क्या होता है, एक सेकंड पेन चेंज करते हैं, इसका दूसरा नाम होता है सोलन चाक। ठीक है, इसको बोल देते हैं सोलोनेल्स, और इसको बोल देते हैं सोलोडाई। यहाँ पे जैसे इसने लिखा है नेट्स, ठीक है, तो बहुत सारी बुक्स में नेल्स लिखा जाता है, कई बार नेट्स लिखा हो जाता है, तो इस चीज का ध्यान रख लेना। ठीक है, तो सोलन चाक इसको बोल देते हैं सैलाइन को, सोलोनेल्स बोल देते हैं एल्कलाइन को, और सोलोडाई किसको बोल देते हैं, सैलाइन एल्कलाइन को। इसने क्या पूछा है, सोलोनेल्स, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, क्षारीय मृदा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि जो क्षारीय मृदाओं के लिए यूज किया जाता है सोलोनेल्स, यानी एल्कलाइन सॉइल के लिए शब्द यूज होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, डैश इज द ट्रू सॉइल, यानी डैश वास्तविक मृदा है। तो क्या होता है, अभी जो मैंने आपको लिखाया था सोलम, सोलम क्या होता है, A+B होरिजोन को क्या बोलते हैं, सोलम बोलते हैं। और सोलम ही क्या होता है एक्चुअल में, ट्रू, क्योंकि ज्यादातर प्लांट्स की रूट जो है वो ज्यादा B होरिजोन तक आ सकती है। ठीक है, या कई बार सोलम, जब मान लो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए और उसमें सोलम ना दिया हो, इंग्लिश में भी ऐसे लिखेंगे सोलम। ठीक है, और वहां पे सोलम ऑप्शन में नहीं हो और वहां पे मृदाएं लिखी हो, जैसे बालू मृदा, कले मृदा, ठीक है, लोम होगी सॉइल। ठीक है, ऐसा लिखा हो तो अपने किस पे टिक करेंगे, फिर लोम पे, यानी जो लोम सॉइल होती है उसको अपने क्या बोल देते हैं, ट्रू सॉइल बोल देते हैं। तो दोनों चीज लिख लेना, सोलम। ठीक है, वैसे एक्चुअल में ये होना चाहिए, बट ऑप्शन के अंदर आए वहां पे सोलम नहीं दिया तो अपने सॉइल दी हुई अलग अलग टाइप की, तो लोम सॉइल जो होती है उसको अपने ट्रू सॉइल बोल देते हैं, क्योंकि उसमें सैंड, सिल्ट और क्ले तीनों का पोर्शन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपर एंड बायोकेमिकली वेदर्ड पोर्शन ऑफ द रिगोलिथ इज कॉल्ड, यानी रिगोलिथ का स्थायी और जैव रासायनिक शरीर अंश को डैश कहते हैं। अपर एंड बायोकेमिकली वेदर्ड पोर्शन ऑफ द रिगोलिथ। अब रिगोलिथ क्या होता है, A+B+C, और अपने एक चीज पढ़ते हैं कि जो रिगोलिथ होता है इसी से क्या बनता है, सोलम बनता है। तो देखो लास्ट वाली क्या होती है, R होती है, R के ऊपर C, B, ये होरिजोन बनते जाते हैं। अब C, B और A तीनों को क्या बोल देते हैं, रिगोलिथ बोल देते हैं, और सोलम किसको बोल देते हैं, A+B को। तो मैंने एक चीज पढ़ाई थी कि जो सोलम वो किससे बनता है,
रिगोलिथ से बनता है। और यहाँ पे क्या लिखा है कि रिगोलिथ का वेदर्ड पोर्शन होता है। अब उसके अपक्षय से जो बनता है तो वो क्या बनेगा, सोलम ही तो बनेगा। इसका राइट आंसर भी क्या होगा, सोलम। ठीक है ना, सोलम क्या होता है A+B और रिगोलिथ क्या होता है A+B+C। तो रिगोलिथ जो है उसी से सोलम बनता है, यानी सोलम जो रिगोलिथ है उसकी वेदरिंग होगी, उसका अपक्षय होगा तो उससे क्या बन जाएगा, सोलम बन जाएगा। कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, डाउट सारे कवर होंगे। और अभी तक यार वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मुंशल कलर चार्ट इज यूज्ड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ, यानी मुंशल कलर चार्ट का प्रयोग डैश ज्ञात करने के लिए किया जाता है। तो क्या करने के लिए भी, मृदा रंग ज्ञात करने के लिए, यानी सोइल कलर जो है, अरे भाई 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 रुक जा गलती होगी, ऊपर चला गया, यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ये ऊपर जाते ना, जैसे फोन के अंदर नोटिफिकेशन वाला आता है ना, वैसे इसके अंदर नोटिफिकेशन वाला आ जाता है डिजिटल बोर्ड में। ठीक है, तो मृदा रंग यानी सोइल कलर के लिए क्या यूज किया जाता है, मुंशल कलर चार्ट यूज किया जाता है। इसके अंदर 3 चीज आती है, शायद आगे क्वेश्चन आ जाएगा, बाद में बता दूंगा, नहीं आया तो मैं करवाई दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, द एनर्जी स्टेटस ऑफ वाटर इन सोइल एट सैचुरेशन इज, यानी मृदा जल की ऊर्जा स्थिति स्तंभ अवस्था में डैश होती है। तो सैचुरेशन पॉइंट पे मैट्रिक पोटेंशियल भी 0 होता है, पीएफ वैल्यू भी 0 होती है, और ये एनर्जी स्टेटस होता है वो भी कितना होता है, 0 होता है, यानी 0। इसका राइट आंसर हो जाएगा 0 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेट ऑफ एंट्री ऑफ वाटर इनटू सोइल इज कॉल्ड, यानी मृदा में जल के प्रवेश की दर को क्या बोलते हैं। अब ये सोइल वाटर से क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो अब ये चीज जैसे मैंने आपको, क्योंकि एक तो मैं पहले ही बोलता हूँ कि कभी भी यूट्यूब की बात अलग है, यूट्यूब पे मैं सारा कुछ करवाता हूँ। जब मैं ऑफलाइन जैसे अपने मैं पीएनडी कॉलेज के अंदर पढ़ाता हूँ, तो वहाँ पे हमने फर्स्ट ईयर की क्लास से स्टार्ट करके, जो बच्चे चाहते हैं कि हमने पीएनडी में एडमिशन लेना है, उसकी क्लास अच्छे से चल रही है, और हर टीचर का लगभग 70 से 80% कोर्स खत्म भी हो गया, जबकि काउंसलिंग अभी स्टार्ट भी नहीं हुई। ठीक है ना, और ना ही हमने उनसे कोई एक पैसा लिया, फ्री के अंदर कंटेंट दे रहे हैं। तो वहां पे मैं बच्चों को बोलता हूँ कि मैं तुम्हें 100% नहीं करा रहा हूँ, मैं तुम्हें करा रहा हूँ 90%, 10% इसलिए छोड़ रहा हूँ कि जब दोबारा मैं सिलेबस रिपीट कराऊंगा तो जो बच्चों ने कर रखी है पूरी क्लास लगा रखी है, उनको ये ना लगे कि हम तो बोर हो रहे हैं, नई नई चीजें उनको मिलेगी तो वो अच्छे से उसको कवर कर पाएंगे। तो वही चीजें जैसे मैंने इसके अंदर ये चीजें नहीं करवाई उस टाइम, जबकि यूट्यूब पे सारा कुछ कराया। तो इससे रिलेटेड 4 टर्म आती है, एक होती है आपका इनफिल्ट्रेशन, बट इसको ना अब एक डायग्राम से समझा देता हूँ मैं ताकि अच्छे से समझ आ जाए। ये आपकी सोइल लेयर होती है भाई, ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, पानी इधर से आता है, ठीक है, उसके बाद में नीचे जाता है और उसके बाद में साइडों में चला जाता है। तो इनके लिए टर्म्स यूज होती है, उनको क्या बोल देती हैं, तो वो समझ लो भाई। देखो, जब मृदास्थायक के अंदर पानी प्रवेश करेगा, मृदास्थायक के अंदर पानी प्रवेश करेगा, तो इस प्रवेश को क्या बोल देते हैं, इनफिल्ट्रेशन बोल देते हैं, इनफिल्ट्रेशन। अरे यार ऐसे नहीं, ये तो फिर पूरा ही होगा। इनफिल्ट्रेशन हिंदी में बोलते हैं अंतःस्पंदन, क्या बोल देते हैं इसको, अंतःस्पंदन। ठीक है, जब पानी का प्रवेश होता है इसको बोल देते हैं इनफिल्ट्रेशन। जब डीप मूवमेंट होती है, डीप मूवमेंट यानी अंदर की गहराइयों के अंदर जाता है, इसको बोल देते हैं अपने परकोलेशन। क्या बोल देते हैं इसको, परकोलेशन। जब मतलब मृदा गहराई के अंदर जल जाता है उसको बोल देते हैं परकोलेशन, और जब साइडों के अंदर जल जाता है तो इसको बोल देते हैं सीपेज। ठीक है, इनफिल्ट्रेशन एंट्री, परकोलेशन के अंदर डीप मूवमेंट होगी और सीपेज के अंदर लेटरल मूवमेंट होगी, साइडों के अंदर यानी पार्श्वों के अंदर पानी जाएगा। और जब ये सारे सोइल के पोर जितने भी होते हैं मैक्रो माइक्रो पोर भर जाएंगे तो पानी क्या होगा, फ्री घूमेगा ऊपर, उसको बोल देते हैं अपने रन ऑफ। यानी जो फ्रीली मूवमेंट होगी वाटर की उसको बोल देते हैं रन ऑफ। आई होप कि समझ आ गएगा। एंट्री इनफिल्ट्रेशन, उसके बाद में डीप मूवमेंट होती है इसको परकोलेशन, साइडों में जाता है उसको बोलते हैं सीपेज, और ऊपर फ्री फॉर्म में घूमता है पानी उसको बोल देते हैं रन ऑफ। ठीक है, तो ये चीज अपन ने सीपेज कहाँ पे देखी हुई है, जैसे आपका खेत यदि किसी नहर के पास है तो उसके अंदर क्या होता है कि साइडों से, अब जैसे नहर है उसके अंदर भी साइडों से पानी चला जाता है। ठीक है, तो उसके अपने जो नहर है उसके पास पौधे क्यों लग पाते हैं, क्योंकि वहां से वो पानी को ले लेते हैं। दूसरा, उसके पास वाली जमीन है उसमें भी कुछ क्या है, फसल अच्छे तरीके से होती है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा पानी लीक होता सीपेज होता है उसके अंदर, और साइडों में पानी आके और वहाँ पे मॉइस्चर हो जाता है और उससे फसल ग्रो कर जाती है। तो सीपेज होती है नहरों नदियों के आसपास।
ठीक है, तो ये चीज होती है। और जब सोइल के अंदर लेटरल मूवमेंट होती है तो उसको भी सीपेज बोलते हैं। इसलिए यहाँ पे कोई पूछा था, सॉरी, रेट ऑफ एंट्री ऑफ वाटर इनटू सोइल इज कॉल्ड, यानी मृदा में जल के प्रवेश की दर को क्या बोलते हैं, तो इसको बोल देते हैं इनफिल्ट्रेशन रेट, अंतःस्पंदन दर। क्या बोल दिया जाता है इसको, अंतःस्पंदन दर, इनफिल्ट्रेशन रेट, ठीक है, अंतःस्पंदन दर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मास पर यूनिट ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड इज कॉल्ड, मृदा ठोस के इकाई आयतन के द्रव्यमान को क्या कहते हैं। तो ठोस आता है, ठोस के अंदर क्या अपने पोर स्पेस नहीं होता, सिर्फ पार्टिकल की बात होती है। पार्टिकल की बात आ जाती है उसको क्या बोल देते हैं फिर, पार्टिकल डेंसिटी, हिंदी में क्या बोलेंगे भाई, कण घनत्व। क्या कहते हैं, मृदा की ठोस इकाई आयतन के द्रव्यमान को क्या बोल देते हैं, कण घनत्व, पार्टिकल डेंसिटी। हाँ जी, फिर आता है आपका फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन है ए वर्टिकल सेक्शन ऑफ द सोइल प्रोफाइल रिमूव्ड फ्रॉम द सोइल एंड माउंटेड फॉर डिस्प्ले इज कॉल्ड, मृदा प्रोफाइल की खड़ी कटान कर मृदा से अलग करके प्रदर्शित करने को क्या कहते हैं। एक सेकंड रुकिए, वीडियो चेक कर लेता हूँ क्योंकि 20 मिनट से ऊपर हो गया होगा शायद, हाँ 20 मिनट हो गए, क्योंकि मुझे इसमें दिक्कत बहुत आती है। जब कई बार एक लेक्चर ना रिकॉर्ड करता हूँ तो 3 बार रिकॉर्ड बंद हुआ है। अभी इसमें थोड़ी सी क्वालिटी मेरे को कम लग रही है, मेरे को साइड से बनाना पड़ेगा लेक्चर, बट चलो चल जाएगा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन क्या है, ए वर्टिकल सेक्शन, वर्टिकल सेक्शन लगा दिया। अब वर्टिकल सेक्शन लगाने के बाद अपने को अलग अलग संस्तर दिखाई देते हैं। अब जब संस्तर दिखाई देते हैं तो मेरे भाइयों इनको क्या बोल देते हैं, अपने सोइल प्रोफाइल बोल देते हैं। वर्टिकल सेक्शन लगा, अलग अलग संस्तर दिखाई दिए, इस प्रक्रिया को बोल दिया अपनों सोइल प्रोफाइल की। सोइल प्रोफाइल में अलग अलग संस्तर दिखे, बट यहाँ पे एक बात बोल रहा है कि इसको डिस्प्ले करना है, यानी इसको मृदा से अलग करके प्रदर्शित करने को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सोइल मोनोलिथ। अरे मेरे भाई सोइल, एक सेकेंड इधर नीचे लिख लेता हूं मैं, यहां पे लिख रहा हूं सोइल मोनोलिथ, हिंदी में इसको बोलते हैं मृदा मोनोलिथ, ठीक है। क्या बोल देते हैं इसको, मोनोलिथ। तो आप अलग से कॉपी बना लेना जिसमें क्वेश्चन तो लिख रहे हो बट एक डेफिनेशन भी मैं करवाऊंगा आपको, पिछले जितने भी 5-6 सालों 10 सालों में जितने भी डेफिनेशन है वो सारी करवाऊंगा, तो उसके अंदर सोइल मोनोलिथ की डेफिनेशन लिखाऊंगा। तो आप अलग से अभी भी लिख सकते हो कि मृदा प्रोफाइल की खड़ी कटान कर मृदा से अलग प्रदर्शित करने को क्या बोल देते हैं, सोइल मोनोलिथ बोल देते हैं, मृदा मोनोलिथ। हाँ जी, फिर आता है आपका चॉइस फिलिंग वाले क्वेश्चन, ठीक है। इसके अंदर पहला क्वेश्चन आपका विच ऑफ द लीस्ट स्टेबल मिनरल इज, यानी निम्न में से सबसे कम स्थिर खनिज कौन सा है, क्वार्ट्ज, मस्कोबाइट, फेल्डस्पार और ओलिवाइन। एक चीज मैं प्रेफर करूंगा कि जब भी आप पेपर में बैठो इन हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर क्वेश्चन पढ़ो, क्योंकि अभी एक क्वेश्चन आएगा जिसके अंदर क्या है, हिंदी में तो अलग लिखा हुआ है, इंग्लिश में अलग लिखा हुआ है, तो माना कौन सा जाता है, इंग्लिश वाले से माना जाता है। पर एक चीज और है कि आप पेपर के अंदर बाइलिंगुअल लिख सकते हो, मतलब हिंदी में भी लिख सकते हो आंसर, इंग्लिश में भी लिख सकते हो। ये विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट टेबल, लिस्ट टेबल कौन सा होता है आपका, ओलिवाइन होता है, और क्वार्ट्ज जो होता है वो सबसे स्ट्रॉन्ग स्टेबल होता है, ठीक है, यानी सबसे अधिक प्रतिरोधी होता है। प्रतिरोधी भी इसके लिए शब्द यूज होता है, या रेजिस्टेंट, मोस्ट रेजिस्टेंट फॉर वेदरिंग कौन सा होता है आपका, क्वार्ट्ज होता है। तो ध्यान रख लेना, इसका राइट आंसर तो आएगा आपका फोर्थ ऑप्शन ओलिवाइन। ये तो सबसे कम है इसलिए कम, सबसे कम में पूछा है, और सबसे अधिक पूछा जाए तो क्वार्ट्ज आता है, ठीक है। तो दोनों चीज आप यहाँ पे लिख सकते हो, मेंशन कर सकते हो अपनी नोटबुक के अंदर। हाँ जी, ये क्वेश्चन आपको मैं लगभग 5-6 सालों का पेपर करा रहा हूँ, कम से कम 3-4 सालों के अंदर ये बुक वाले क्वेश्चन आते जाते हैं, हर साल एक बुक पूछते हैं। जैसे ये पूछ रखी है बुक सोइल जेनेसिस एंड क्लासिफिकेशन, ठीक है, तो ये किसने लिखी थी, यानी पुस्तक मृदा उत्पत्ति और वर्गीकरण के लेखक कौन है, तो कौन है अभी, बॉल है, ETL, यानी बॉल और उसके साथी। सी ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अब ये दिमाग लगाने वाले क्वेश्चन है, इसमें बोल रहा है कॉम्पैक्शन रेड्यूसेस, यानी जो इसने क्या लिख रखा है, संघनन होता है, वैसे संघनन कम करता है, संघनन भी नहीं होता, ये क्या लिख रखा है इसने, संगठन, कॉम्पैक्शन अपने समझ लेते हैं, वैसे मैं समझा देता हूँ। कॉम्पैक्शन, कॉम्पैक्शन का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो यहाँ पे कोई मिट्टी है, इस पे अपने जो आप घरे के भर्ती करावा बागड़े में समझा,
जे आप भर्ती करावा जमीन की तो भट्टा की आप दुरमो टू भी माटी जमा ताकि भी अंदर स्पेस वगैरह कम रह जाए। तो बी के करा कि कॉम्पैक्शन को मतलब क्या मिट्टी बाद देना, मतलब उनका कणा के बीच के अंदर जो स्पेस है नहीं बिन के कर देना कम कर देना, तो कॉम्पैक्शन हो जाएगा। अब कॉम्पैक्ट हो जाएगी मतलब मृदा कण पास आ जाएंगे, तो उससे क्या इफेक्ट पड़ेगा ये पूछ रहा है कि सॉइल परमेबिलिटी, यानी बोल रहा है कि कॉम्पैक्शन होएगा तो कम क्या होगा, यानी संघनन कम करता है। क्या कम करता है? सॉइल परमेबिलिटी। परमेबिलिटी कम होगी, मान लो ये कण थे दूर दूर थे पहले, ठीक है, अब बिल्कुल पास पास में हो चुके हैं कण, तो इसके अंदर एंट्री हो पाएगी क्या? ठीक है ना, मृदा पारगम्य में मतलब इसको पार कर पाएगा वाटर? नहीं कर पाएगा, तो मृदा पार करते हुए पारगम्यता भी क्या होगी? कम होगी। दूसरा अंतःस्पंदन दर यानी इन्फिल्ट्रेशन रेट। अभी मैंने कराया था इन्फिल्ट्रेशन रेट का मतलब क्या होता है? पानी का एंट्री करना। जब सोइल कॉम्पैक्ट हो जाएगी, मृदा कण पास पास हो जाएंगे बिल्कुल, तो उसमें से एंट्री है वो बहुत मुश्किल से होगी, तो ये भी क्या होगी? कम होगी। ठीक है। रन ऑफ, अब देखो कण आस पास हो जाएंगे, जैसे मान लो कण पास पास में, तो रन ऑफ में क्या होता है? फ्रीली मूवमेंट जो होता है वाटर का, तो कण आस पास होंगे तो रन ऑफ है वो तो क्या होगा? ज्यादा होगा ना, कण पास पास में होंगे, बिल्कुल कॉम्पैक्ट होगी, पानी अंदर एंटर नहीं कर रहा है, तो रन ऑफ के ऊपर यानी फ्री फॉर्म में घूमेगा, तो इसको क्या बोल देते हैं अपने? फ्रीली मूवमेंट यानी रन ऑफ। तो रन ऑफ तो क्या होगा? बढ़ेगा, और ये दोनों चीजें कम होगी। इसने पूछा भी क्या है? रिड्यूस क्या होगा? तो बहुत फर्स्ट एंड सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा कि मृदा पारगम्यता और अंतःस्पंदन दर है वो दोनों कम होगी जबकि रन ऑफ बढ़ेगा, इसलिए फोर्थ ऑप्शन इसका राइट आंसर रहेगा। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये तो आप सभी को आता ही है। कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी सेंटीमोल पर केजी ऑफ इलाइटिस, यानी जो आपका इलाइट होता है इसकी सी पूछ रखी है इसने, तनायन विनिमय क्षमता 7 से 10, 15 से 40, 80 से 120, 150 से 200, तो कितनी होती है इलाइट की? 15 से 40, और अपने कई बार बुक्स के अंदर पढ़ते हैं 20 से 40, बट ऑप्शन 15 से 40 वाला है, इसको ही टिक करना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वाटर रिटेन्ड बिटवीन द फील्ड कैपेसिटी एंड द विल्टिंग कोएफिशिएंट इज कॉल्ड, यानी मृदा में मलानी गुणांक, इसको अपने क्या बोल सकते हैं? विल्टिंग को मुरझान बिंदु भी बोला जाता है। अरे क्या हुआ, लाइट गई क्या? मुरझान बिंदु और क्षेत्र क्षमता जो फील्ड कैपेसिटी है उसके मध्य जो जल धारित होता है उसको क्या बोल देते हैं? अनअवेलेबल वाटर, अवेलेबल वाटर, सुपरफ्लस, नन ऑफ द अबव, यानी प्राप्य, अप्राप्य जल, आवश्यकता से अधिक जल, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखो मैंने आपको सोल वाटर वाला कराया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी मिल जाएगा, वहां से पढ़ सकते हो। बट मैं एक चीज बताता हूँ, ये जो क्लासिफिकेशन के बेस पे जैसे दिया हुआ है अवेलेबल, अनअवेलेबल, सुपरप्लस, तो ये कौन सा होता है? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन होता है। तो इसके अंदर क्या होता है? सुपरप्लस जो वाटर होता है वो तो आपका सैचुरेशन से लेके फील्ड कैपेसिटी के बीच का जल होता है, यानी क्षेत्र क्षमता के बीच का जल होता है। जो प्राप्य जल होता है वो कैसा होता है? फील्ड कैपेसिटी से लेके परमानेंट विल्टिंग पॉइंट, यानी जो मुरझान बिंदु से विल्टिंग कोएफिशिएंट दे रखा है वहां तक का होता है। और पीडब्ल्यूपी से लेके हाइग्रोस्कोपिक कोएफिशिएंट के बीच का जो जल होता है उसको बोल देते हैं अनअवेलेबल। इसने क्या पूछा है? मुलानी गुणांक यानी मुरझान बिंदु और क्षेत्र क्षमता के बीच का जल, यानी फील्ड कैपेसिटी से और पीडब्ल्यू के बीच का जो जल है वो क्या होता है? आपका प्राप्य जल होता है। तो मैंने यहाँ पे तीनों चीज समझा दी, तो इसमें से इसने पूछ रखा था ये वाला, तो ये वाला कौन सा होता है? आपका प्राप्य जल होता है, अवेलेबल वाटर होता है। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अरे भाई मेरे पूछा। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वेलिंग एंड श्रिंकेज फिनोमेना लार्जली एसोसिएट विद, ठीक है, यानी फैलाव और सिकुड़न का गुण है वो सबसे अधिक किसमें पाया जाता है? ये पूछना जाता है। रेड सॉइल, सैंडी, ब्लैक कॉटन सॉइल, ब्राउन सॉइल। तो मैंने अभी आपको जो मेरे स्टूडेंट है जिनको मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूँ तो उनको सॉइल टेक्सोनॉमी करवाई है, तो उसके अंदर मैंने आपको एक वर्टिसोल ऑर्डर कराया था, उसके अंदर मैंने बोला था कि इसके अंदर ब्लैक सॉइल आती है और ब्लैक सॉइल के अंदर स्वेलिंग और श्रिंकेज प्रॉपर्टी सबसे अधिक होती है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा काली मृदा, ठीक है, यानी थर्ड ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर होगा। ब्लैक सॉइल को अपने क्या बोल देते हैं कि उसके अंदर स्वेलिंग एंड श्रिंकेज प्रॉपर्टी सबसे अधिक होती है। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द बेस्ट मेथड ऑफ इरिगेशन ऑफ सैलाइन वाटर इन एग्रीकल्चर, यानी लवणीय जल का कृषि में सिंचाई की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? यानी आपके पास सैलाइन वाटर है, लवणीय जल है, उससे आप सिंचाई करना चाहते हो तो कौन सी विधि जो है वो उपयुक्त रहेगी? स्प्रिंकलर, फुहारा विधि, ड्रिप इरिगेशन यानी बूंद बूंद सिंचाई, फ्लड इरिगेशन, ऑल ऑफ द अबव। तो फुहारा के अंदर तो नहीं हो सकता क्योंकि उसके अंदर राइजर होता है और उसके अंदर साल्ट जो है एक्यूमुलेट हो जाते हैं और जिससे वो खराब हो जाता है। तो इसके लिए बेस्ट कौन सा होता है? आपका ड्रिप इरिगेशन जो है वो सबसे बेस्ट होता है, बूंद बूंद सिंचाई विधि। हाँ जी, चलिए नेक्स्ट चलते हैं अपने, ये देखो, गैसियस एक्सचेंज टेक प्लेस इन सोइल बाय, यानी मृदा में गैसों का जो विनिमय होता है वो निम्न प्रक्रम के द्वारा होता है, यानी इनमें से कौन सा है?
विसरण यानी डिफ्यूजन, समूह प्रवाह यानी मास फ्लो, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड या उनमें से कोई नहीं, नन ऑफ द अबव। तो गैसेस एक्सचेंज होता है वो डिफ्यूजन और मास फ्लो दोनों के द्वारा होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। डिफ्यूजन के द्वारा सिर्फ पर्टिकुलर गैस का होगा और मास फ्लो के द्वारा पूरी सॉइल एयर का विनिमय होगा, एक्सचेंज होगा। इससे बहुत बेनिफिट मिलेगा भाई आप लोगों को। इन क्वेश्चन को अच्छे तरीके से लिख भी लेना साथ में, ठीक है ना। करना अलग बात होती है, लिखना भी जरूरी होता है। स्पेसिफिक हीट ऑफ ऑर्गेनिक इज 0.462 यानी 0.462 जो इसकी स्पेसिफिक हीट होती है किसकी, जैविक पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा कितनी होती है भाई, 0.4। Which one of the following is sedimentary rock? Basalt, quartz, sandstone, none of the above. निम्न में से कौन सी अवसादी चट्टान है? सेडिमेंट रॉक का एग्जांपल पूछ रखा है इसने, तो बेसाल्ट कौन सी होती है, इग्नियस। क्वार्ट्ज भी कौन सी होती है, इग्नियस। बालू पत्थर ये कौन सी होती है, सेडिमेंट्री। इसने पूछा कौन सा है, सेडिमेंट्री। थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई। हाँ जी, ये आपके ऑब्जेक्टिव पूरे हो गए। अब पहले जो पैटर्न चलता था उसमें ट्रू फॉल्स भी आते थे और यहाँ से आपको बहुत सारी नई चीजें सीखने को भी मिलेगी। और वीडियो को लाइक नहीं किया तो यार बार बार में ना बोलना पड़े, वीडियो को लाइक कर दिया करो। आप बहुत कम लोग लाइक करते हो। और जितने भी आपके भाई बंधु आपके जानकार है, ठीक है, उन सभी को वीडियो शेयर भी कर देना जो भी आपके साथ 12th में पढ़े हैं, ताकि उनको पता लग जाए इसकी सोइल साइंस अपने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ेंगे वो है कैसी, ठीक है ना। तो उनको भी नहीं कुछ सीखने को मिले, ठीक है, तो उनको भेज देना ताकि उनको कुछ ना कुछ तो पता चले कॉलेज लाइफ के बारे में। कॉलेज लाइफ तो नहीं, कॉलेज के सब्जेक्ट के बारे में। लाइफ तो तुम लोग अलग ही बताते हो। हाँ जी, लैंड इज 3 डायमेंशनल एंटिटी वाइल सोइल इज 2 डायमेंशनल बॉडी, यानी भूमि जो है वो त्रिविमीय संरचना जबकि मृदा द्विविमीय पिंड होती है। तो ये मैंने बहुत बार चीज बताई हुई है कि जो एक होती है सोइल यानी मृदा और एक होती है लैंड यानी भूमि। जो सोइल होती है वो आपकी 3D स्ट्रक्चर होती है, जबकि लैंड होती है वो 2 डायमेंशनल होती है। सोइल लैंड का ही पार्ट होता है, ठीक है ना। लैंड के अंदर सोइल भी आएगी, प्लांट्स भी आएंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म सारा कुछ आएगा, जबकि सोइल के अंदर सिर्फ अपने मिट्टी का स्टडी करते हैं। तो बहुत बार आपके जो प्रैक्टिकल अंदर वाइवा लेने आते हैं वो पूछ लेते हैं कि सोइल और लैंड में क्या डिफरेंस है। तो अपने समझते हैं कि एक चीज होगी बट अलग अलग है, तो मैंने बता दिया क्या होता है। तो यहाँ पे इसलिए दे रखा है इसका अपोजिट, इसलिए ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ये तो कह रहा है कि जो सोइल होती है वो 2 डायमेंशनल होती है, जबकि सोइल क्या होती है आपकी 3 डायमेंशनल होती है, लैंड क्या होती है 2 डायमेंशनल होती है। फिर द वर्ड हैवी सोइल इज यूज्ड फॉर क्ले एंड फाइन टेक्सचर सोइल, यानी भारी मृदा का जो शब्द का प्रयोग है वो मृतिका या बारीक गठन वाली मृदाओं के लिए किया जाता है। इज दैट राइट? तो हाँ जी, ये राइट होता है, ट्रू होगा, क्योंकि क्ले जो है वो हैवी होती है, सैंडी है वो लाइट वेट की होती है। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनकॉर्पोरेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इंक्रीजेस द बल्क डेंसिटी, यानी मृदा का स्थूल घनत्व जीवाश्म पदार्थों के समावेश से बढ़ता है। अब जब ऑर्गेनिक मैटर डालते हैं तो उससे क्या होती है, पोरोसिटी बढ़ती है, और पोरोसिटी बढ़ती है तो बल्क डेंसिटी कम होती है। तो इनके अंदर भी सांस बहु वाले चलता है, सांस ये करेगी तो भोगेगी, ये नहीं वो करूंगी। तो मतलब वही चीज है, पोरोसिटी बढ़ेगी तो बल्क डेंसिटी घटेगी, ऐसा नहीं है कि वो बढ़ जाएगी। तो वही चीज है कि ऑर्गेनिक मैटर डालेंगे उससे पोरोसिटी बढ़ेगी, पोरोसिटी बढ़ेगी मतलब बल्क डेंसिटी कम होगी, ठीक है ना। इसका ये बोल रहा है कि ये बढ़ेगा, तो ये भी फॉल्स होएगा, बढ़ेगा नहीं, घटेगी बल्क डेंसिटी ऑर्गेनिक मैटर बढ़ने से। क्वार्ट्ज एंड फेल्डस्पार आर इंपॉर्टेंट प्राइमरी, हाँ ऐसा नहीं है कि सारी सांस बहुत लड़ाइयाँ करती है, बहुत सारी अच्छी बना के भी रखती है और उनकी फैमिली अच्छी चलती है। क्वार्ट्ज एंड फेल्डस्पार आर इंपॉर्टेंट प्राइमरी मिनरल, क्वार्ट्ज और फेल्डस्पार महत्वपूर्ण प्राथमिक खनिज है। हाँ जी, ये भी ट्रू है, क्योंकि क्वार्ट्ज, फेल्डस्पार, माइका ये अपने प्राइमरी मिनरल के अंदर पड़े हैं। लेटराइट एंड पीट सोइल आर एसिडिक सोइल, यानी लेटराइट और पीट मृदाएं अम्लीय होती है। जी हाँ, ट्रू है। वाटर इज रिटेन्ड इन सोइल बाय एडेशन एंड कोहेजन, यानी मृदा में जल जो है वो आसंजन और ससंजन बलों के द्वारा धारित होता है। जी हाँ, ट्रू है। मृदा के अंदर 2 फोर्सेज लगते हैं, ससंजन और असंजन। ससंजन जो है वो सिमिलर पार्टिकल के बीच में लगता है, असंजन जो है वो डिफरेंट पार्टिकल के बीच में फोर्स लगता है। हाँ जी, सोइल टेक्सचरल क्लासेस आर 12, मृदा कणाकार के 12 वर्ग हैं। जी हाँ, ट्रू, सोइल टेक्सचरल क्लास 12 ही होती है। सीसी ऑफ केओलिनाइट इज हायर देन वर्मिकुलाइट, नहीं ये बात गलत है। केओलिनाइट की सीसी कम होती है, वर्मिकुलाइट की सीसी ज्यादा होती है। रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले इन सोइल इज नोन एज सोइल कंसिस्टेंसी,
यानी मृदा में बालू, सिल्ट और मृतिका के अपेक्षित अनुपात को मृदा गाढ़ कहते हैं। नहीं, क्या बोलते हैं अभी, सॉइल टेक्सचर, मृदा कणाकार, तो ये भी क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि सॉइल कंसिस्टेंसी की डेफिनेशन नहीं होती है, किसकी होती है, सॉइल टेक्सचर की होती है। और अच्छे कमेंट कर दिया करो भी, वैसे बच्चे बहुत सारे अच्छे कमेंट करते भी हैं। क्लास पसंद आती है ना तो बता दिया करो कि सर हमें पसंद आई है, और कोई चीज में डाउट होता है तो वो भी लिख दिया करो, आपका डाउट भी सॉल्व किया जाएगा। पीएफ एट फील्ड कैपेसिटी इज इक्वल टू 2.5, यानी क्षेत्र क्षमता पर पीएफ वैल्यू पूछ रखे 2.5 होती है क्या, तो हाँ जी ट्रू, पीएफ वैल्यू कितनी होती है, 2.5 होती है फील्ड कैपेसिटी। और फील्ड कैपेसिटी क्षेत्र क्षमता क्या होती है, मान लो आज आप खेत में पानी लगा गया, पानी लगाने के 2 दिन बाद की अवस्था में, 2 या 3 दिन की बाद की अवस्था फिर क्षेत्र क्षमता बोला, यानी फील्ड कैपेसिटी। अब हिंदी में भी समझ आते हो, फिर क्या होगा इंडिया सर जी थे तो बागड़ी बागड़ी में समझाओ हमारा हिंदी में की पल्ला ही कौन पड़े, क्या इंग्लिश मीडियम में टापर है नहीं, बागड़ी पल्ला कौन पड़ा है, मैंने फिर हिंदी में समझाना पड़ा। तो सिंचाई के 2 से 3 दिन की बाद की जो अवस्था होती है उसको क्षेत्र क्षमता बोलते हैं, फील्ड कैपेसिटी बोलते हैं, ठीक है ना, इरिगेशन के 2 to 3 days आफ्टर। हाँ जी, ये आपका एक पेपर पूरा हो गया। अब नेक्स्ट है आपका 2021-22 का, वो कौन सा था, बीसी किसका, ये 21-22 का है, फंडामेंटल ऑफ सोइल साइंस का ही है, इसमें भी 17 और 30 का ही रेशियो है। हाँ जी, अब आपको धीरे धीरे यहां से पता चलने लगेगा कि नए क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं नहीं, क्योंकि पहला दूसरा पेपर है तो इसमें तो 1-2 क्वेश्चन रिपीट होंगे, बट जब अपने 4th पेपर की तरफ जाएंगे ना तब आपको लगेगा कि हाँ काफी क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। हाँ जी, एवरेज परसेंटेज ऑफ आयरन इन द अर्थ क्रस्ट इज, अब यहाँ पे मैं सारी चीजें समझा देता हूँ। अब देखो यूनिवर्सिटी ने क्या कर दिया, उसके अंदर लिख दिया रॉक चैप्टर। अब भाई चट्टानों में तो बहुत कुछ आता है, अब या तो उसके अंदर लिख ही देते अर्थ क्रस्ट रॉक, सारा कुछ रॉक के अंदर, तो फिर रॉक ही पढ़ाई जाती है। तो मैंने जो आपके यूट्यूब पे सेशन है उसमें शायद अर्थ क्रस्ट पढ़ाई भी हो सकती है, क्योंकि बहुत पुराने हो गए वो लेक्चर और मेरे को पता भी नहीं है क्या क्या पढ़ाया, बट कंटेंट सारा इतना मेरे को पता है, ठीक है। तो थ्योरी क्लास में मैंने कराया नहीं है, बट मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ, यहाँ से एक क्वेश्चन आ रखा है तो इसलिए मेरे भाई देखो, भाई नहीं बहने भी तो पढ़ देख रही है, ठीक है। तो जो आपकी अर्थ क्रस्ट होती है उसके अंदर एलिमेंट के अंदर पूछ रहा है कि लोहा जो कितना होता है, तो अर्थ क्रस्ट के अंदर क्या आता है, एक सेकंड, सबसे ज्यादा होता है ऑक्सीजन, फिर आता है सेकंड नंबर पे सिलिका, फिर एल्यूमिनियम, फिर आता है फेरस और फिर आता है कैल्शियम। यानी ये 5 जो होते हैं ना तत्व, ये सबसे अधिक मात्रा में पाए जाते हैं किसके अंदर भाई, पृथ्वी की पपड़ी, जिसको अर्थ क्रस्ट भी बोल देते हैं, भूप्रपट्टी भी बोला जाता है, जिसके अंदर ऑक्सीजन कितना होता है 46.6 होता है। इसको अच्छे से लिख लेना भाई, इसके क्वेश्चन आपको बहुत सारे देखने को मिलेंगे। सिलिका कितना होता है 27.7 होता है, एल्यूमिनियम कितना होता है 8.1 होता है, फेरस कितना होता है 5 होता है, और कैल्शियम कितना होता है 3.6% होता है, ठीक है। अब बहुत बार एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है कि सबसे अधिक कौन सा होता है, तो ऑक्सीजन होती है, दूसरा सबसे अधिक एलिमेंट कौन सा होता है, सिलिका, तीसरा सबसे अधिक एल्यूमिनियम होता है, या पूछ लेते हैं कि एल्यूमिनियम कितना होता है, फेरस कितना, जैसे यहाँ पे पूछ लेना आयरन यानी फेरस कितना होता है, तो कितना होता है 5%, इसका राइट आंसर हो जाएगा 5%। बट मैं तुम्हें कह रहा हूं कि इन सभी को लिख लेना, ऑक्सीजन, सिलिका, एल्यूमिनियम, फेरस और कैल्शियम, ये दोनों क्या होते हैं भाई, नॉन मेटल होते हैं, ठीक है, यानी अधातु होते हैं, बाकी सारे धातु होते हैं। तो एग्जाम के अंदर यदि पूछा जाए कि निम्नलिखित में से कौन सा धातु खनिज सबसे अधिक होता है, तो वहां पे ऑक्सीजन भी ऑप्शन में होगा, सिलिका भी होगा, इन पे टिक मत करके आ जाना, फिर अपने को टिक करना होगा एल्यूमिनियम पे, क्योंकि ये धातु है, ये अधातु है। तो जब धातु लिखा हुआ आ जाए फिर एल्यूमिनियम पे, और सीधा पूछा जाए कि भूप्रपट्टी में कौन सा तत्व सबसे अधिक होता है, तो फिर कौन सा होगा, ऑक्सीजन होगा। इज दैट राइट, सॉरी इज दैट क्लियर, ठीक है। अपने वैसे बोलते रहते हैं ना, किसी को समझाते हैं, समझ आ गया, तो वैसे क्लियर का राइट का सब कुछ मिक्स चलता है। हाँ जी, फिर आपका इन द फील्ड सोइल टेक्सचर इज कॉमनली डिटरमाइंड बाय, यानी खेत में मृदा कणाकार को सामान्यतः डैश विधि द्वारा ज्ञात किया जाता है, ऐसे लिखा होगा उधर। एक सेकंड मैं वीडियो चेक कर लेता हूँ, इसका आंसर बता देता हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ से ना ये अक्षर साफ नहीं दिखाई दे रहे, तो क्या पता दूर से दिख रहे हैं नहीं, तो वो देखना है मेरे को, दूर से सही दिखते हैं, पास में थोड़ा सा अलग दिखते हैं। तो ये क्या होता है, इसके लिए होता है फील्ड मेथड, फील्ड मेथड। और फील्ड मेथड, फील्ड से फीलिंग मत ले लेना, ठीक है ना। फील्ड मेथड मतलब अपने फील करके पता लगाते हैं कि वो कौन सा टेक्सचर है, सैंडी है, क्ले है, लोमी है, कौन सा है,
ठीक है ना। तो सैंडी होगा तो उसकी ग्रिटी होती है। ऐसे करके इसके एनालिसिस के अलग अलग मेथड होते हैं। एक फील्ड मेथड होता है, एक मैकेनिकल एनालिसिस होता है। मैकेनिकल एनालिसिस में हाइग्रोमीटर ये आ जाती है, इंटरनेशनल पिपेट मेथड, ये चीजें आ जाती है। ठीक है, तो इसने पूछा है कि जो जनरली है वो खेत में कौन सा यूज किया जाता है, तो फील्ड मेथड। आप खेत में जाओ या माटी चेक करा, हाथ रगड़ के बता दें ग्रीट है किसी है किसी ना, ठीक है। तो वो चीज है कि फील्ड मेथड जो है वो सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, तो अपने एक बार वीडियो को भी चेक कर लेते हैं। पेन वगैरह सही दिख रहा है, कलर, हाँ जी, क्वेश्चन आपको सही दिख रहे होंगे। ठीक है, फीलिंग बहुत सारे लोगों की जाती है ना, ये ऐसी चीजें शब्द नाम सुनते ना, जिसे मैं कई बार क्लास में पढ़ाता हूँ, ऐसे शब्द आते हैं सारे कुछ पढ़ाते रहते ऐसे करके ऐसे बैठ जाएंगे, और ऐसे कोई फीलिंग की या कोई रिलेशन से रिलेटेड चीज है सारे हंस हंस की बातें करेंगे। ये सब मेरे को पता है ना, सारा कुछ चलता है बच्चों के माइंड में, सारा दिन यही चलता है बस। बट एक चीज ध्यान रखना, ऐसे काम भी करो, कॉलेज लाइफ है एंजॉय भी करो, बट रिस्पेक्ट सबसे ऊपर रहनी चाहिए। ठीक है ना, वो कहते हैं ना कि सेल्फ रिस्पेक्ट इज मोर इम्पोर्टेंट देन फीलिंग्स, यानी जो आपकी रिस्पेक्ट है वो ऊपर रहनी चाहिए, फीलिंग्स बाद की चीजें हैं। कहीं आप बाबू सोना के चक्कर में अपनी रिस्पेक्ट की बातें जा रहे हो तो वो चीज गलत हो जाती है। मतलब इस चीज में आओ, बट रिस्पेक्ट सबसे टॉप पे रहनी चाहिए। हाँ जी, फिर आता है आपका ग्रेनाइट। और किसी भी क्वेश्चन में ना डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, आपका डाउट भी कवर किया जाएगा। हाँ जी, ग्रेनाइट इज एन एग्जांपल ऑफ डैश रॉक। ये तो आप सबको पता है, ग्रेनाइट किसका होता है भाई, आग्नेय चट्टान का। आग्नेय मतलब इंग्लिश मीडियम वाले क्या लिखेंगे, इग्नियस रॉक। हाँ जी, कॉम्बिनेशन ऑफ ए एंड बी होरिजोन इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं ए और बी शस्त्र को, सोलम। ठीक है, इजी सा क्वेश्चन था। डैश रॉक्स आर फॉर्म्ड बाय सॉलिडिफिकेशन ऑफ मोल्टन मैग्मा फ्रॉम इंटीरियर ऑफ द अर्थ, यानी अरे यार इधर से देखना पड़ेगा, तरल लावा के ठोस रूप में जमीन के नीचे। तो नीचे जब बनता है तो देखो, एक तो लावा से ठंडा होगा तो इससे कौन सी चट्टान बनती है आपकी, आग्नेय, इग्नियस रॉक। अब अंदर जमेगी तो आंतरिक आग्नेय चट्टान बोलते हैं, बाहर होगी तो इसको बाह्य आग्नेय चट्टान, यानी इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव। तो अंदर बन रही है तो इसको क्या बोल देंगे, आंतरिक आग्नेय। ठीक है, आंतरिक आग्नेय चट्टानें बनती है, यानी इंट्रूसिव इग्नियस रॉक, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है द वेट ऑफ पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सॉइल सॉलिड पोर्शन इज कॉल्ड, यानी मृदा के ठोस भाग की इकाई आयतन को। ये देखो क्वेश्चन रिपीट हो गया ना, अभी भी पता लग गया, दूसरे पेपर है और क्वेश्चन रिपीट होने स्टार्ट हो गए। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं भाई, सॉलिड पोर्शन आ जाए तो अपने को एक ही चीज ध्यान देना है, क्या, कण घनत्व, पार्टिकल डेंसिटी। हाँ जी, सोइल एयर कंटेन्स डैश % कार्बन डाइऑक्साइड, यानी मृदा वायु में डैश % कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। कितनी होती है भी मृदा वायु में, 0.3% होती है, और एयर के अंदर कितनी होती है, 0.03 होती है। और ये कितना टाइम्स होती है, 10 मल्टीप्लाई होती है, यानी 10 गुना इसके अंदर पाई जाती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 0.3। ठीक है, और ये किसमें होती है, एटमोस्फेयर, यानी वायुमंडल के अंदर। रिक्लेमेशन ऑफ एसिडिक सोइल इज डन बाय, यानी अम्लीय मृदाओं का सुधार वो किसके द्वारा करते हैं, चूने के द्वारा, यानी लाइम के द्वारा करते हैं। फिर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रो ऑर्गेनिक मैटर इनटू ह्यूमस इज कॉल्ड। ये देखो रिपीट हो गया ना ये क्वेश्चन, उसमें पहले क्वेश्चन था और यहाँ पे आ गया, यानी कच्चे जैविक पदार्थ का ह्यूमस में रूपांतरण क्या कहलाता है, ह्यूमीकरण। फिर है वाटर इज रिटेन इन सोइल बाय डैश एंड डैश। ठीक है, मृदा में जल डैश और डैश बलों के द्वारा धारित होता है। तो वो किसमें था, ट्रू और फॉल्स के अंदर आया था कि कोहेजन और एडिशन फोर्स, और यहाँ पे इसने फिल इन द ब्लैंक्स बना के दे दिया। मतलब क्वेश्चन वो, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इन क्वेश्चन को लिख देना चाहिए, आपके ट्रू फॉल्स अब नहीं आते, बट इन क्वेश्चन को लिख लेना ट्रू फॉल्स वालों को भी, क्योंकि क्वेश्चन तो वहां से भी बन सकता है। अब जैसे ये देखो, ये फिल इन द ब्लैंक्स बना के दे दिया वहीं से, तो कौन से बल होते हैं अभी मैंने बताया था, संसंजन और आसंजन, यानी कोहेजन और एडिशन फोर्स जो है वो होते हैं, कोहेजन और एडिशन फोर्स जो होता है वो इनके अंदर लगता है। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अब ऑब्जेक्टिव स्टार्ट हो गया। हाँ जी, एक सेकेंड, ये इस पे टिक हो गया, अरे मेरे भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पेडोजेनिक प्रोसेस, ह्यूमिफिकेशन, कैल्सिफिकेशन, लेटराइजेशन या फेरुगेशन।
यानी निम्न में से कौन सी पेडोजेनिक प्रक्रिया नहीं है? हिमीकरण, कैल्सिफिकेशन, लेटराइजेशन और फेरोजेनेसिस। अब देखो अपने मेरे को बहुत सारे स्टूडेंट बोलते थे कि सर हिंदी में बताओ, हिंदी में बताओ, इसको क्या बोलते हैं? ह्यूमीकरण बोलते हैं। यहाँ पे क्या लिख दिया? ह्यूमिफिकेशन। कैल्सीकरण को कैल्सिफिकेशन लिख दिया, इंग्लिश में जो था उसी को हिंदी में लिख के दे दिया। तो ये चीज ध्यान रख लेना आपको हमेशा। अब ये तो ये चीजें, आगे और बहुत सारी चीजें आएगी। दोनों चीजों में सीखना चाहिए आपको, हिंदी और इंग्लिश दोनों में, ताकि आपके कोई भी डाउट आए एग्जाम के अंदर, कैसा भी क्वेश्चन आए आपका हो सके आसानी से। हिंदी और इंग्लिश दोनों में किसी प्रकार में लैंग्वेज दे दे, अपने को तो आंसर पता होना चाहिए। और अपने यदि इस प्रकार से लेके चलेंगे हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर, तो अपने का हो भी जाएगा। और मैं हमेशा ही बाइलिंगुअल पढ़ाता हूँ, हिंदी में भी पढ़ाता हूँ इंग्लिश में भी, तो दोनों तरीके से नोट्स बनाया करो। हाँ जी, अब देखो पेडोजेनिक, एक होती है पेडोजेनिक को क्या बोलते हैं? विशिष्ट पेडोजेनिक प्रक्रिया, विशिष्ट पेडोजेनिक प्रक्रिया, और एक होती है मूलभूत प्रक्रिया, ठीक है ना। तो स्पेसिफिक पेडोजेनिक के अंदर स्पेसिफिक जैसे कैल्सिफिकेशन, कैल्सिफिकेशन में कैल्शियम का एक्युमुलेशन होता है, तो मैंने आपको लिखाया था। तो मूलभूत जो प्रक्रिया होती है, जो फंडामेंटल सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस होती है, वो चार होती है। कौन सी? एक तो होती है ह्यूमिफिकेशन, एक होती है लीचिंग यानी एलुविएशन और एलुविएशन, ठीक है, और एक होती है होरिजोनाइजेशन। बहुत सारी बुक में तीन ही होता है, होरिजोनाइजेशन को नहीं लिखा जाता, और कुछ बुक होरिजोनाइजेशन को इसमें अकाउंट कर लेती है। इसलिए पूछा है निम्नलिखित में से कौन सी पेडोजेनिक प्रक्रिया नहीं है? तो नहीं है, ये तो देखो तीनों ही है, यानी पेडोजेनिक दे दी, इसका मतलब स्पेसिफिक पेडोजेनिक ही है, यानी विशिष्ट पेडोजेनिक प्रक्रिया ही पूछा है इसने। तो ये तीनों तो होती है, ये नहीं होती, तो राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये कौन सी होती है? आपकी फंडामेंटल होती है, मूलभूत प्रक्रिया होती है। इसको इस प्रकार से आंसर करना था। हाँ जी, ये क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइट वेट रॉक्स? बेसाल्ट, शिस्ट, प्यूमिक्स या क्वार्टजाइट? निम्न में से कौन सी हल्के वजन की चट्टान है? हल्के वजन की कौन सी होती है? प्यूमिस। अब यहाँ पे मिस और सी को साइलेंट कर दिया, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका थर्ड ऑप्शन। हाँ जी, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पैसिव फैक्टर ऑफ सॉइल फॉर्मेशन? पैरेंट मटेरियल, टोपोग्राफिक, टाइम, ऑल ऑफ देम। निम्न में से कौन सा मृदा निर्माण के लिए निष्क्रिय कारक है? पैरेंट मटेरियल ये भी निष्क्रिय कारक होता है, टोपोग्राफी ये भी निष्क्रिय है, टाइम ये भी निष्क्रिय है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, यानी फोर्थ ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। सोशल साइंस के अंदर तुम्हें मैं राजा बना के रख दूंगा, बट मेरी तरह पढ़ना पड़ेगा भाई, रियलिटी है। कोई भी आप कंपटीशन एग्जाम उठा लेना, यही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। Which is the example of 1:1 type clay mineral? तो मोंटमोनाइट, केओलिनाइट, इलाइट, वर्मिकुलाइट। निम्नलिखित में से कौन सा 1:1 प्रकार के क्ले का उदाहरण है? तो कौन सा होता है? केओलिनाइट ही होता है जिसका 1:1 होता है, बाकी मोंटमोनाइट, इलाइट का कितना होता है? 2:1 होता है। ये हो गया ना? नहीं हुआ। हाँ जी, ये क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मीटर जो है, यानी जो इसी मीटर होता है, वो किसको मेजर करता है? टोटल साल्ट इन सॉइल, सोल्यूबल साल्ट इन सॉइल, बोथ द साल्ट, नन ऑफ दिस। यानी विद्युत चालितता मीटर जो है वो मूल्यांकन करता है, किसका करता है? मृदा में संपूर्ण लवण का, मृदा में घुलनशील लवण का, दोनों प्रकार के लवण, या इनमें से कोई नहीं। तो जो इलेक्ट्रिकल मीटर होता है, यानी जो इसी मीटर होता है ना मेरे भाई, तो वो किसको मेजर करता है? सिर्फ सोल्यूबल साल्ट को करता है, सिर्फ घुलनशील लवण जो होते हैं मृदा के अंदर, उन्हीं को मेजर करता है। आई होप कि आप सभी को पल्ले पड़ गया होगा, पल्ले मतलब समझ पड़ गया होगा। हाँ जी, द प्रोसेस ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स टू वेरियस मिनरल इज कॉल्ड, यानी विभिन्न खनिजों में जल अणुओं की जुड़ने की, किसको जोड़ना है? जल को जोड़ना है और किसी को नहीं जोड़ना, ठीक है। तो जल को जोड़ने से क्या बनेगा? अब देखो नाम से पता लगता है, ऑक्सीडेशन नहीं, हाइड्रेशन। हाइड्रेशन का मतलब क्या होता है? हाइड्रेशन, हाइड्रेशन का मतलब जल का जुड़ना, जल योजन, जल योजन का मतलब जल का जुड़ना, और जल विश्लेषण, हाइड्रोलाइसिस या जल अपघटन का मतलब जल का टूटना। तो यहाँ पे क्या है? जोड़ना है भी, तोड़ना किसी का रिश्ता नहीं है, तो जोड़ दो भी, जोड़ने के लिए बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, सेकंड, हाइड्रेशन यानी जल योजन राइट आंसर हो जाएगा। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर यूएसडीए एंड इंटरनेशनल स्केल साइज ऑफ क्ले पार्टिकल्स। तो यूएसडीए के अकॉर्डिंग क्ले पार्टिकल्स, चाहे आपका ISSS के अकॉर्डिंग आए, चाहे नॉर्मल सॉइल सेपरेट के अंदर पूछा जाए, चाहे यूएसडीए के पूछा जाए, क्ले का हमेशा सेम ही रहता है। क्या रहता है अभी? लेस देन 0.002 mm। यहाँ पे क्या दे रखा है?
ये रहा बी ऑप्शन राइट आंसर होगा, लेस देन 0.002 mm। हाँ जी, नेक्स्ट चलते हैं। यूनिट ऑफ कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी, यानी जो CEC होती है, कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी धनायन विनिमय क्षमता, इसकी इकाई क्या होती है? तो क्या होती है अभी? सेंटीमोल पर केजी। और डेसीसेमन वाली किसकी होती है अभी? ये होती है आपकी EC की, ठीक है। बट यहाँ पे इसने पूछे CEC की, तो CEC की अपने हो जाएगी सेंटीमोल पर केजी। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाँ जी, ये 9वां क्वेश्चन, मोस्टली डेजर्ट सोइल बिलोंग्स टू सोइल ऑर्डर। अभी जो अपने सोइल टेक्सोनॉमी के अंदर सोइल ऑर्डर्स पढ़ रहे हैं, तो उनके अंदर अपन ने एक ऑर्डर पढ़ा था एरिडी सोइल। एरिडी सोइल के अंदर मैंने लिखा था ड्राई सोइल या डेजर्ट सोइल जो है वो आपके एरिड सोइल के अंदर प्रेजेंट होती है। तो एरिडो सोइल कौन सा आपका? ये रहा। तो थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी जो एरिडी सोइल होता है उसके अंदर क्या होती है आपकी? ड्राई या डेजर्ट सोइल होती है, ठीक है। आ देखो एक बुक और आ गई, अब बुक का नाम है टेक्स्ट बुक ऑफ सोइल साइंस। ये हो सकता है इस साल क्वेश्चन आ जाए, इसको अच्छे से लिख लेना। टेक्स्ट बुक ऑफ सोइल साइंस रिटन बाय, किसने लिखी है? LL सोमानी ने, LL सोमानी और KL तोतावट। ये नाम ये अजीब से होते हैं यार इनके एक तो, ठीक है। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। हाँ जी, सॉलिड रॉक्स आर अंडर द रिगोलिथ, यानी रिगोलिथ के नीचे ठोस चट्टानें होती है। देखो क्या क्या करे A + B + C, यानी ABC ओरिजिन आगे वैसे क्या होता है? O A E B C और R को क्या बोल देते हैं? बेडरॉक। और तीनों को सम्मिलित रूप से क्या बोल देते हैं? रिगोलिथ। और रिगोलिथ के नीचे क्या है? चट्टानी तो है। और ये बात बोल रहा है कि रिगोलिथ के नीचे ठोस चट्टानी होती है। जी हाँ, ट्रू। स्पेसिफिक हीट ऑफ ड्राई सॉइल इज लेस देन मॉइस्ट सॉइल। अब देखो स्पेसिफिक हीट या विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है? यानी कोई भी मान लो 1 ग्राम कोई पदार्थ है, उसका 1 डिग्री सेल्सियस पर टेम्परेचर बढ़ाना है, ठीक है ना। तो उसके लिए जितनी कैलोरी की ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसको बोल देते हैं स्पेसिफिक हीट। अब यहाँ पे ये बोल रहा है कि जो शुष्क मृदा है और जो 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 कहा कि नम मृदा है। अब ये बोल रहा है कि शुष्क मृदा जो है उसके लिए ज्यादा चाहिए। ये बोल रहा है ना स्पेसिफिक हीट ऑफ ड्राई सॉइल इज लेस देन मॉइस्ट सॉइल, यानी रुको नम मृदा की तुलना में शुष्क मृदा की विशेष ऊष्मा कम होती है। हाँ जी, राइट आंसर है, क्योंकि नम मृदा है। अब जो गिल्ली मिट्टी होगी उसके लिए जो कैलोरी है, ऊर्जा जो है वो ज्यादा लगेगी, ठीक है। उसका टेम्परेचर बढ़ाने के लिए ड्राई सॉइल है उसके लिए कम लगेगी। और ये इसने बात बोली कि नम मृदा की तुलना में शुष्क मृदा की विशेष ऊष्मा कम होती है, ठीक है। तो ये आपकी बात जो है ट्रू होगी, ठीक है ना। यानी जो ड्राई सॉइल है उसका टेम्परेचर बढ़ाना है तो अपने को कम ऊर्जा देनी पड़ेगी। जो मॉइस्ट सॉइल होती है, नम मृदा होती है, उसके लिए ज्यादा चाहिए। और ये बात इसने बोल दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वार्ट्ज इज मोस्ट रेजिस्टेंट प्राइमरी मिनरल ऑफ वेदरिंग। अभी मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि क्वार्ट्ज जो है पक्ष है तो सबसे अधिक प्रतिरोधक प्राथमिक खनिज है। और मैंने जैसे बोला था कि मैं ये नहीं देखता आंसर करा दिया और छोड़ दिया, मैं हमेशा बच्चे को इस प्रकार से क्वेश्चन कराता हूँ। ये अदर कोई ऑप्शन भी बन रहा है तो उसको भी कराओ। जैसे मैंने स्टार्टिंग में उसने पूछा था लिस्ट वाला, यानी सबसे कम, तो सबसे कम अपनों ने देख लिया था उसके अंदर जो उसका राइट आंसर था, जैसे ओनली वन लिखा हुआ था उसके अंदर, तो मैंने वहीं पे आपको बता दिया था कि क्वार्ट्ज जो है वो सबसे अधिक होता है। आगे ये क्वेश्चन भी आ गया, ठीक है। ऐसे ही आप क्वेश्चन माइंड के अंदर लेके चला करो, क्योंकि जब आप क्वेश्चन ऐसे करोगे ना, इसी तरीके से करोगे, और यदि इस वीडियो पे अच्छा रिस्पॉन्स रहा तो मैं और सब्जेक्ट के भी क्वेश्चन करवा दूंगा आपको, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? ये ट्रू है। सबसे अधिक कौन सा होता है आपका? क्वार्ट्ज ही होता है। हायर द टेम्परेचर मोर रैपिड इज द ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोजिशन, यानी तापमान जितना अधिक होगा कार्बनिक पदार्थ का अपघटन उतना ही शीघ्र होगा। ये भी बात सही है। टेम्परेचर बढ़ेगा तो डिकम्पोजिशन रेट भी बढ़ेगी। लाइट इज ए 2:1:1 टाइप ऑफ मिनरल। ओ भाई ओ, ये एक जो ने ज्यादा लगा दिया, 2:1 ही तो होता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। बल्क डेंसिटी इज मोर ऑफ सैंडी सॉइल देन क्ले सॉइल, यानी बलुई मृदा का स्थूल घनत्व क्ले मृदा से अधिक होता है। यानी बीटी जो है वो सैंडी सॉइल की ज्यादा होती है और क्ले सॉइल की कम होती है। तो ये सही है कि बीटी जो होती है वो सैंडी की ज्यादा होती है और क्ले की कम होती है, जबकि पार्टिकल डेंसिटी है वो क्ले की ज्यादा होती है और सैंडी की कम होती है, ठीक है। और कई बच्चों को ये थोड़ा सा इसका डाउट रहता है इस एरो का, ये लो थोड़ा ज्यादा ही देर होगी, इसको कलर चेंज कर देते हैं भी। ये मुंह है। अब देखो जब भी किसी के आगे ऐसे मुंह
खुला दिख जाए, तो मतलब खुला दिखने का मतलब उसके अंदर वो ठूसते जाओ, मतलब बढ़ेगा, ठीक है। और जब किसी के मुंह के आगे ऐसा बंद हो जाए, मान लो जैसे ये लिखा हुआ है, अब ये तो मतलब कंपैरिजन के लिए बताया हुआ है, ठीक है। वैसे आप मान लो जैसे मैंने लिख दिया मोर देन 0.002, इसका मतलब क्या है, खुला मुंह है, मतलब इसमें वो ठूस देगा, मतलब इससे बड़ा। और जब ऐसे करके लिख दिया, इसका मतलब क्या हो गया, मुंह बंद है, बंद है मतलब इतना ही आ सकता है, इससे कम नहीं हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं होगा। ध्यान रख लेना, मुंह बंद है मतलब कम, और जिधर की तरफ मुंह खुला होता है वो बड़ा होता है या ज्यादा होता है। जैसे यहाँ पे इसका मुंह खुला है, मुंह खुला है मतलब ये वाला क्या है, इधर वाला बड़ा होगा, ये छोटा। अब इधर देखो, इधर की तरफ मुंह खुला है यानी बड़ा है, इधर की तरफ मुंह बंद है, ये छोटा है। ऐसे याद रख लेना। अब खुला बंद वाली याद रह जाएगी ट्रिक्स में। कहां तक कर लिया प्रो ने, यहाँ तक कर लिया, ठीक है। ब्लैक डेंसिटी, हाँ जी। फिर है क्रोमा इज द रिलेटिव प्योरिटी ऑफ द स्पेक्ट्रल कलर, यानी क्रोमा जो है वर्णक्रमीय रंग की स्पेक्ट शुद्धता है। जी हाँ, ट्रू। तो जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में सॉइल कलर वाला क्वेश्चन आया था कि मूनशेड कलर चार्ट जो किसके लिए यूज होता है, सॉइल कलर के लिए, तो मैंने वहां पे बताया था कि आगे क्वेश्चन आ जाएगा तो वहां पे करवा दूंगा, वरना बाद में लास्ट में करवा दूंगा। ये क्वेश्चन आ गया। तो सॉइल कलर के अंदर तीन चीजें पढ़ते हैं, ह्यू, वैल्यू और क्रोमा, ठीक है। जो ह्यू होता है ना, ह्यू क्या करता है, डोमिनेंट स्पेक्ट्रम कलर जो होता है, स्पेक्ट्रम कलर, यानी डोमिनेंट स्पेक्ट्रम कलर का मतलब स्पेक्ट्रम के कलर जो है उसको कौन बताता है, ह्यू बताता है। वैल्यू क्या बताता है कि जो कलर है वो डार्क है या लाइट है, यानी डार्कनेस एंड लाइटनेस। कलर की डार्कनेस और लाइटनेस कौन बताता है, वैल्यू बताता है। क्रोमा क्या बताता है, प्योरिटी ऑफ कलर, प्योरिटी ऑफ कलर यानी रंग की शुद्धता, कौन बताता है, क्रोमा बताता है। अब जो ह्यू होता है इसकी वैल्यू भी 0 से 10 होती है, वैल्यू की 0 से 10 और क्रोमा की 0 से 8, और इसी का भी क्वेश्चन भी आएगा आगे, तो ध्यान रख लेना। ह्यू डोमिनेंट स्पेक्ट्रम कलर को बताता है, वैल्यू जो है वो डार्कनेस और लाइटनेस को बताता है, क्रोमा जो है वो प्योरिटी ऑफ कलर को बताता है। यहाँ पे इसने ये पूछा था कि क्रोमा जो है वर्णक्रमीय रंग की सापेक्ष शुद्धता है यानी प्योरिटी है, तो जी हाँ राइट आंसर है, ठीक है। इसको अच्छे से नोट कर लेना भाई। फिर सोइल फर्टिलिटी इज वन ऑफ द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर सोइल प्रोडक्टिविटी, यानी मृदा और मृदा उत्पादकता हेतु महत्वपूर्ण कारक है, जी हाँ राइट आंसर होगा। डिस्पर्जन इज प्रॉपर्टी ऑफ सोडिक सोइल, यानी डिस्पर्जन जो है सारी मृदाओं का गुण है, ये बात भी ट्रू होगी। सोइल ऑफ राजस्थान इज लो इन ऑर्गेनिक कार्बन कंटेंट, यानी जो राजस्थान की मृदाओं में जैविक कार्बन की मात्रा कम होती है, ये भी ट्रू है। कितना होता है अभी, 0.1 से लेके 0.3% तक ही ऑर्गेनिक मैटर अपने राजस्थान के अंदर देखने को मिलता है, तो ये कम ही अमाउंट है, ये बात भी इसकी सही होगी भाई। अरे रुको 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 रुको, अच्छा ट्रू फास्ट है, ठीक हो गए। अब ये आता है आपका 2022-23 का पेपर, कौन सा है, 2022-23 का फंडामेंटल ऑफ सोइल साइंस का ही है। अब यहां पर देखो रेशो क्या चल रहा है, 10 और 40 का, 40 नंबर के थ्योरी जिसके अंदर डेफिनेशन वगैरह लिखते हैं, और 10 नंबर के आपके आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स और ऑब्जेक्टिव, जिसमें से 10 आपके ऑब्जेक्टिव होंगे आधे नंबर के, और 10 आपके फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं आधे आधे नंबर के। तो चलिए अपने स्टार्ट करते हैं। ये है मिड टर्म वालों का, जिनके सिर्फ मिड टर्म होता है, क्विज वगैरह नहीं होती है। अब जो 6th दिन है उसमें क्विज वगैरह भी होती है। एक सेकंड, वीडियो भी तो चेक करनी थी, ठीक है ओके। हाँ जी, फिर है सोइल स्ट्रक्चर इज द अरेंजमेंट ऑफ डैश, ठीक है। मृदा संरचना डैश की व्यवस्था को संदर्भित करता है, किसके भी, मृदा कण की, यानी सोइल स्ट्रक्चर इज द अरेंजमेंट ऑफ सोइल पार्टिकल्स, यानी मृदा जो कण होते हैं, मृदा कणों का व्यवस्था है उसको सोइल स्ट्रक्चर बताता है। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, डैश एंड डैश आर द एक्टिव सोइल फॉर्मिंग फैक्टर ऑफ सोइल फॉर्मिंग प्रोसेस, यानी इसलिए सक्रिय कारक पूछा है, तो दो ही होते हैं, कौन कौन सा, एक तो क्लाइमेट यानी जलवायु, और एक क्या होता है, बायोस्फीयर यानी जैवमंडल, ठीक है। जलवायु और जैवमंडल दो ही क्या होते हैं, सक्रिय कारक होते हैं, क्लाइमेट और बायोस्फीयर। वेदरिंग इज द प्रोसेस ऑफ डैश एंड डैश ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स, यानी चट्टानों एवं खनिजों की अपेक्षीय प्रक्रिया डैश और डैश होती है। वेदरिंग
अब वेदरिंग की जब मैंने डेफिनेशन लिखाई थी तो वहां पे मैंने दो टर्म लिखाई थी, कौन कौन सी, डिसइंटीग्रेशन और डीकंपोजिशन। तो वो इसका राइट आंसर है, डिसइंटीग्रेशन एंड डीकंपोजिशन। हिंदी मीडियम वाले क्या लिखेंगे, अपक्षय प्रक्रिया, अपघटन व विघटन। विघटन क्या होता है, डिसइंटीग्रेशन, और डीकंपोजिशन क्या होता है, अपघटन। अब डिसइंटीग्रेशन में क्या होता है, उसकी फिजिकल फॉर्म में चेंज होएगा, और डीकंपोजिशन के अंदर क्या होता है, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी के अंदर चेंज होएगा, यानी केमिकली डीकंपोज होएगा, उसको डीकंपोजिशन, और फिजिकली होता है उसको डिसइंटीग्रेशन बोल देते हैं। ये क्वेश्चन भी रिपीट हो गया, देखो, यूनिट ऑफ बल्क डेंसिटी इज, यानी स्थूल घनत्व की इकाई डैश होती है, तो क्या होती है बल्क डेंसिटी की, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, मिलीग्राम पर मीटर क्यूब, या LB पर फीट क्यूब। तीनों में से कोई भी आ जाए उस पर टिक करके आना है, और फिल इन द ब्लैंक्स आ जाए तीनों में से कोई भी लिख के आ जाना है। द मोस्ट इंपोर्टेंट प्रोसेस इन केमिकल वेदरिंग इज, यानी रासायनिक अपक्षय की सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रक्रिया कौन सी होती है, तो मैंने बताया था थ्योरी वाले लेक्चर के अंदर बताया है कि सबसे डोमिनेंट प्रोसेस है, या सबसे इंपोर्टेंट प्रोसेस है, वो कौन सी होती है, हाइड्रोलाइसिस होती है, जल अपघटन होती है, या जल, अभी हिंदी में लिखा होता है जल विश्लेषण भी आपके एग्जाम के अंदर। तो जो हाइड्रोलाइसिस होती है, जल अपघटन जो होता है, वो इसकी सबसे महत्वपूर्ण अभिक्रिया होती है। हाँ जी, नेक्स्ट है, डैश डिनोट्स द डोमिनेंट स्पेक्ट्रल कलर इन मुनशल कलर चार्ट। अच्छा, एक चीज, जो आपकी हाइड्रोलाइसिस होती है वो कौन से खनिजों में सबसे ज्यादा होती है, प्राइमरी या सेकेंडरी, तो किसमें होती है, ये प्राइमरी के अंदर। और हाइड्रेशन जो होता है, यानी जल योजन जो होता है, वो आपके सेकेंडरी के अंदर सबसे ज्यादा होती है। डैश डिनोट्स द डोमिनेंट स्पेक्ट्रम कलर, अभी मैंने बताया था ना, डोमिनेंट स्पेक्ट्रम कलर जो है, यानी हिंदी में लिखा है मुंशल रंग प्रणाली में डैश प्रभावी रंग को दर्शाता है, तो डोमिनेंट स्पेक्ट्रम रंग को कौन दर्शाता है, HUE, HUE। तो मैंने अभी आपको लिखाया था ह्यू, वैल्यू और क्रोमा, तो ह्यू जो है वो डोमिनेंट स्पेक्ट्रम कलर को रिप्रेजेंट करता है। अरे रुको रुको रुको, ये रेड वाला आ गया क्या, कैपिलरी वाटर होल्ड्स एट द टेंशन बिटवीन डैश एंड डैश, यानी केशिका जल डैश से डैश बार दाब के मध्य होता है। अब यहाँ पे देखो, इसने बार दे दिया, यदि बार नहीं दिया होता तो अपने उस चीज का नाम लिखते। अब इसने क्या पूछा है, बार वैल्यू पूछ ली, तो फ्लूइड कैपेसिटी, सॉरी इसने पूछा कैपिलरी वाटर, तो कैपिलरी वाटर किसके बीच में होता है, तो ये कैपिलरी वाटर वाला कौन सा क्लासिफिकेशन होता है, आपका फिजिकल क्लासिफिकेशन होता है, जिसमें तीन आते हैं, हाइग्रोस्कोपिक, सॉरी ग्रेविटेशनल वाटर, कैपिलरी वाटर और हाइग्रोस्कोपिक वाटर। ग्रेविटेशनल वाटर जो सैचुरेशन पॉइंट पे होता है, फील्ड कैपेसिटी से लेके PW के, सॉरी हाइग्रोस्कोपिक के बीच का जो जल होता है उसको अपने क्या बोलते हैं, कैपिलरी वाटर, और हाइग्रोस्कोपिक कोफिशिएंट के बाद का जो जल होता है उसको हाइग्रोस्कोपिक वाटर बोल देते हैं, जो वेपर फॉर्म के अंदर होता है। तो इसने पूछा कितनी बार के बीच में, तो फील्ड कैपेसिटी कितनी बार पे होती है, 0.1 पे, तो माइनस 0.1 से कितनी बार होती है, हाइग्रोस्कोपिक कोफिशिएंट कितना होता है, -31 बार पे आता है, तो -31 बार के बीच का जल होता है उसको किसका जल बोलते हैं, कैपिलरी वाटर बोल देते हैं। The downward entry of water in soil surface is known as, अभी मैंने बताया था एंट्री होती है, अब सीधे डाउनवर्ड लिखा होता है तो परकोलेशन बोलते हैं, अब इसने बोल दिया एंट्री, तो एंट्री हो रही है तो उसको क्या बोल देते हैं, इनफिल्ट्रेशन। इनफिल्ट्रेशन यानी अंतःस्पंदन, ठीक है, इनफिल्ट्रेशन उसको बोल देते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, The inherent capacity of soil to nourish the plants is known as, यानी मृदा की पैतृक क्षमता को जो पादपों को पोषित करती है डैश कहलाती है। ये बहुत बार कंपटीशन के अंदर, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है, इस क्वेश्चन को अच्छे से नोट डाउन कर लेना, कंपटीशन का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्या होता है भाई, सॉइल फर्टिलिटी, सॉइल फर्टिलिटी यानी मृदा उर्वरता। अब देखो, जैसे ये क्वेश्चन है तो ये फंडामेंटल ऑफ सोइल साइंस के अंदर बहुत कम अपने देखने को मिलते हैं, बट अब आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आया तो मैंने यहाँ पे आंसर लिखवा दिया, तो अब कल को यदि पेपर में आ भी जाता है तो आपको पता होगा ना, सिलेबस में तो नहीं पढ़ा आपने, बट यहाँ पे क्वेश्चन कर लिए, क्वेश्चन करने से आपके वो रिविजन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है, रिक्लेमेशन ऑफ एसिडिक सॉइल इज डन बाय एप्लीकेशन ऑफ, तो अभी ये क्वेश्चन फिर रिपीट हुआ है, देखो ये वाला क्वेश्चन, यानी अम्लीय मृदाओं का सुधारीकरण किसके द्वारा होता है, तो चूने यानी लाइम के द्वारा होता है।
फिर आपके ऑब्जेक्टिव आ गए। ये देखो मिड टर्म के अंदर सिर्फ 10 आपके फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं और 10 आपके ऑब्जेक्टिव आते हैं, तो जिनमें से पहला ऑब्जेक्टिव ये रहा। कलर चेंज कर दें, येलो कलर भी तो करके देखा। हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न सोयल साइंस? आधुनिक मृदा विज्ञान के पिता में कौन है? वीवी डोकुचेव एंड सिब्रेडी, हैंस जेनी या विलियम क्या है अल्ब्रेक्ट। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे यदि जेडब्ल्यू लेदर लिखा हो जाता तो कंफ्यूज होते हैं, जेडब्ल्यू लेदर नहीं है तो फादर ऑफ सोयल साइंस वीवी डोकुचेव ही होगा। यदि जेडब्ल्यू लेदर लिखा हो जाता है फिर कंफ्यूजन होती है कि इंडिया वाला देखें या वर्ल्ड वाला। ठीक है, तो यहाँ पे जेडब्ल्यू लेदर नहीं था तो सीधे अपनों ने पूछा है तो अपने वीवी डोकुचेव पे कर देंगे। और जब फादर ऑफ सोयल साइंस इंडिया के अंदर पूछा जाए तो जेडब्ल्यू लेदर होता है, वर्ल्ड में वीवी डोकुचेव। येलो कलर से नहीं दिख रहा है, ये करते हैं। इन विच सोल स्ट्रक्चर द वर्टिकल एक्सिस आर लार्जर देन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस? यानी किस मृदा संरचना में ऊर्ध्वाधर अक्ष क्षैतिज अक्ष से बड़े होते हैं? तो मैंने जब आपको करवाई थी सोल स्ट्रक्चर तो उसके अंदर उसके टाइप्स कराए थे, प्लेटी, प्रिज्मेटिक, ब्लॉक लाइक, स्फेरॉइडल। ठीक है, तो मैंने एक चीज बताया था वहां पे, जो प्लेट लाइक होती है वो इस प्रकार से होती है। अब प्लेट में भी दो तीन आ जाती है, दो प्रकार की आती है, थिक और थिन, यानी प्लेटी और लेमिनार। ठीक है, एक में थिक होती है एक में थिन होती है। बट इसने यहाँ से ये नहीं पूछा, इसने पूछा है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक्सिस का। एक होती है प्रिज्मेटिक जो इस प्रकार बनती है प्रिज्म की तरह। तो अब इसने क्या पूछा है, अब देखो ऊर्ध्वाधर अक्ष होता है ये वाला और वर्टिकल होता है ये वाला। ठीक है, इसने यहाँ पे दे दिया, एक मिनट पेन चेंज करता हूं, ऊर्ध्वाधर अक्ष क्षैतिज अक्ष से बड़े होते हैं। यानी ऊर्ध्वाधर जो यानी जो इस प्रकार वाले ऊर्ध्वाधर ये तो बड़े होंगे, क्षैतिज जो होते हैं यानी वर्टिकल एक्सिस जो होता है वो, रुको रुको, अच्छा हिंदी में कंफ्यूजन हो गया, रुको रुको। द वर्टिकल एक्सिस आर लार्जर देन हॉरिजॉन्टल एक्सिस। हॉरिजॉन्टल तो ये वाला होता है, ऐसे लिख देता हूं, और वर्टिकल ये वाला होता है। इसने पूछा है कि वर्टिकल एक्सिस आर लार्जर देन हॉरिजॉन्टल एक्सिस। ठीक है, क्षैतिज ये वाला हो गया, ऊर्ध्वाधर ये हो गया। तो ऊर्ध्वाधर क्या होते हैं? बड़ी होनी चाहिए और क्षैतिज छोटे होने चाहिए। तो ऊर्ध्वाधर बड़ी किस में होंगे? ये देखो ये रे, ये रे। और इसमें क्या हो रहा है? आपका क्षैतिज अक्ष जो है वो बड़ा है, ऊर्ध्वाधर हाइट इसकी कम है, इसकी हाइट ज्यादा है, ये साइडों में कम फैला हुआ है। यानी एक की बात कर रहा है ये, सिर्फ एक की। तो आपका कौन सा अक्ष जो ऊर्ध्वाधर अक्ष किसमें फैला होता है? आपके प्रिज्म के अंदर फैला होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा थर्ड। प्रिज्म लाइक जो संरचना होती है उसमें ऊर्ध्वाधर अक्ष क्षैतिज अक्ष से बड़ा होता है, और प्लेट लाइक के अंदर इसका उल्टा हो जाता है, क्षैतिज अक्ष जो है ऊर्ध्वाधर अक्ष से बड़ा हो जाता है। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, केमिकल फॉर्मूला ऑफ जिप्सम इज? जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CSO4.2H2। फोर्थ ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाँ जी, फिर है फास्फोरस मूवमेंट इन द सॉइल मेनली टेक्स प्लेस बाय व्हिच मैकेनिज्म? यानी मिट्टी में फास्फोरस की गति मूलतः किस प्रक्रिया के द्वारा होती है? मास फ्लो, कांटेक्ट एक्सचेंज, डिफ्यूजन या रूट इंटरसेप्शन? द्रव्यमान प्रवाह। अब देखो क्वेश्चन है मास फ्लो का द्रव्यमान प्रवाह लिख दिया, वैसे हिंदी में इसका नाम चलता है सहनती प्रवाह। मास फ्लो को सहनती प्रवाह बोलते हैं। संपर्क विनिमय, विसरण या जड़ अवरोधन? तो किसके द्वारा होता है? डिफ्यूजन के द्वारा फास्फोरस का मूवमेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिरेज स्पाइक ऑफ ऑड फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर इज कॉल्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ व्हिच न्यूट्रिएंट? यानी जेई का जो सेलेक्टिव वाली रोग जो है वो किस खनिज की कमी से होता है? तो किससे होता है? मैग्नीज से होता है। मैग्नीज के द्वारा जेई का ग्रे स्पाइक डिजीज होती है। ये तो अपने लोगों ने पढ़ा भी हुआ है। माइक डिस्चार्ज ना हो जाए, बस इस चीज की दिक्कत है। हाँ जी, पोटेशियम फिक्सेशन कैपेसिटी इज मैक्सिमम फॉर व्हिच क्ले मिनरल? यानी कौन से खनिज की पोटेशियम स्थिरीकरण क्षमता सर्वाधिक होती है? इलाइट, क्योरनाइट, वर्मिकुलाइट या मोनोमिनराइट? तो वर्मिकुलाइट जो होता है इसके पोटेशियम फिक्सेशन कैपेसिटी सबसे ज्यादा होती है। और प्लीज यार अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो, और वीडियो को शेयर भी नहीं किया तो शेयर भी कर दो। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सोइल साइंस इज लोकेटेड है? यानी भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? कहाँ है? न्यू दिल्ली, कोलकाता, भोपाल या बीकानेर? कहाँ पे है? भोपाल के अंदर है, IISS इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सोइल साइंस कहाँ पे है? अभी भोपाल मध्य प्रदेश के अंदर है। हाँ जी,
स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर यानी जल की विशिष्ट ऊष्मा 0.1, 1, 10⁻³ या 0.2। तो 1 कैलोरी जो है इसकी स्पेसिफिक हीट होती है वाटर की। फिर एज पर फ्यूरियस लॉ हीट फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल टू, यानी फ्यूरियस नियम के अनुसार जो ऊष्मा का प्रवाह वो किसके समानुपाती होता है? तो टेम्परेचर ग्रेडियंट यानी तापमान प्रवणता के समानुपाती होता है। फिर आपका मेट्रिक सेक्शन ऑफ सॉइल इज मेजर्ड बाय, यानी मृदा में मेट्रिक सेक्शन जो है वो किसको नापता है? किसके द्वारा नापा जाता है? हाइड्रोमीटर, टेंशियोमीटर, मैनोमीटर या हाइग्रोमीटर? तो किसके द्वारा? टेंशियोमीटर के द्वारा मेट्रिक पोटेंशियल जो है मेजर किया जाता है, जो अपनी बार वैल्यू पढ़ते हैं ना वो, तो टेंशियोमीटर के द्वारा मेजर होती है। टाइम इसमें शो होगा क्या? हाँ जी, नेक्स्ट है 2023-24 का। इसमें भी क्या था? 10 और 40 वाला था। ये लो, ये क्वेश्चन फिर रिपीट हुआ है, देख लो। रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले पार्टिकल्स आर नोन एज, यानी रेत, सिल्ट और क्ले कणों के अपेक्षिक अनुपात को क्या बोलते हैं? अभी मृदा कणा का सॉइल टेक्सचर। हाँ जी, दूसरा क्वेश्चन बड़ा स्क्रीन पे कर देते हैं। डैश इज एन ऑर्गेनिक कोलोइड इन सॉइल, यानी डैश एक मृदा में कार्बनिक कोलोइड होता है। कौन सा होता है अभी? ह्यूमस जो होता है उसको कार्बनिक कोलोइड कहते हैं। द अनकंसोलिडेटेड मटेरियल ओवरलेइंग द रॉक्स आर नोन एज, यानी चट्टानों के ऊपर जो असंपीड़ित पदार्थ होता है, ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है। क्या बताया था मैंने? रिगोलित। ठीक है, क्या होता है? रिगोलित होता है। अब इसके आंसर दो हो सकते हैं, रिगोलित भी हो सकता है और पैतृक पदार्थ भी हो सकता है, क्योंकि अपन ने पढ़ते आर, आर के ऊपर चट्टान, आर में चट्टाने आ जाती है, आर के ऊपर आता है सी ओरिजिन, जिसको क्या बोलते हैं अपने? पैतृक संस्तर बोल देते हैं। और पैतृक संस्तर यानी जो सी ओरिजिन होता है, इसमें क्या होता है? आपका अनकंसोलिडेटेड मटेरियल होता है, यानी असंपीड़ित पदार्थ होता है। तो यदि आपके फिल इन द ब्लैंक्स आता है तो आप रिगोलित ही करके आओगे, जैसा मैंने सोलम और रिगोलित वाले में बताया था। और यदि आपके ऑब्जेक्टिव आता है उसमें रिगोलित नहीं और पैतृक पदार्थ ऑप्शन में है, तो आप पैतृक पदार्थ टिक करके आओगे, क्योंकि ऊपर वाला सारे कंसोलिडेटेड मैटर होता है। बट यदि संस्तर की बात करें तो पैतृक पदार्थ वाला ही आएगा, और यदि सारों की बात करें तो रिगोलित ही बोलते हैं A+B+C को। कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी इज एक्सप्रेस्ड एज, यानी धनायन विनिमय क्षमता है उसको किसके द्वारा? तो CEC किसके द्वारा होती है? सेंटीमोल पर केजी। CEC की यूनिट क्या होती है? सेंटीमोल पर केजी होती है। और EC की क्या होती है? डेसीसेमन मीटर इनवर्स। मैं थोड़ा सा स्पीड में करा रहा हूं क्योंकि मेरी बस का टाइम हो रखा है। मोंटपेनोलाइट इज ए डैश लेयर सिलिकेट क्ले मिनरल। मोंटपेनोलाइट कैसा होता है? 2:1। द स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज डैश, यानी जल की विशेष ऊष्मा कितनी होती है? अभी अपन ने पढ़ी थी, कितनी होती है अभी? 0.1 कैलोरी। वाटर की स्पेसिफिक अभी अपन ने पढ़ी थी, ये देखो 1 कैलोरी है ना। मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ, क्या मैंने यहाँ पे 1 कैलोरी लिख दिया? ये देखो, ये क्वेश्चन तो मैं रिपीट दिखाता हूँ। तुम कहते हो ना क्या पता कितने होते हैं रिपीट, पिछले साल के क्वेश्चन में आया हुआ स्पेसिफिक वाटर 1 कैलोरी, यहाँ पे ऑप्शन में दे दिया और वहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर पूछ लिया। इसलिए बोलता हूँ कि अब देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है पहले वाला, उसके बाद में ये भी रिपीट हुआ है, ये भी रिपीट हुआ है, और ये भी रिपीट हुआ है, और ये भी रिपीट हुआ है। देखो, कैपिलरी वाटर इन सॉइल इज रिटेन बिटवीन डैश एंड डैश, यानी मृदा में कोशिका जल डैश एंड डैश बार पे धारित होता है। तो इसलिए क्या पूछिए? बार वैल्यू पूछी है। बार वैल्यू पूछे तो मैंने बोला था कि बार वैल्यू बतानी है, और जब आपसे पूछा जाए किसके बीच में बहता है तो आपको उसका नाम लिखना होता है। कैपिलरी वाटर किसके बीच में होता है? अब जैसे उसमें बार वैल्यू पूछी थी, इसमें बार वैल्यू 0.1 से लेके -0.1 से -31 बार। डैश इंडिकेट्स द प्योरिटी ऑफ डोमिनेंट कलर ऑफ, यानी डोमिनेंट कलर उसकी प्योरिटी को कौन बताता है? डोमिनेंट कलर स्पेक्ट्रम की बात करता है तो अपने ह्यू लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या पूछा? इसलिए शुद्धता बताता है। तो शुद्धता कौन बताता है? क्रोमा। अब ऐसे मत कहना हिंदी में इंग्लिश वाला, इंग्लिश में हिंदी वाला, ठीक है। ह्यू वैल्यू और क्रोमा, जो क्रोमा होता है वो क्या करता है? प्योरिटी ऑफ कलर को रिप्रेजेंट करता है। अब ये क्वेश्चन भी रिपीट हो गया, देखो। डैश इज नोन एज फादर ऑफ पेडोलॉजी, पेडोलॉजी के जनक कौन है? वीवी डोकुचे।
योर पोरोसिटी इज डिपेंड्स ऑन द रेशियो ऑफ डैश एंड डैश, यानी जो रंध्रता है वो डैश एवं डैश के अनुपात पर निर्भर करती है। तो किस पे करती है? रिक्त स्थान के आयतन और कुल आयतन के, ठीक है, रिक्त स्थान के आयतन और कुल आयतन पे जो है वो निर्भर करती है, यानी वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स एंड टोटल वॉल्यूम, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये तुम्हारे थे 10 फिल इन द ब्लैंक्स इस पेपर के अंदर। अब ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, चूज द करेक्ट आंसर। ठीक है ठीक है ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ब्रोन कंटेनिंग मिनरल। तो ब्रोन वाला कौन सा होता है? आपका टोरमेलिन होता है, और ये एएफओ के अंदर लगभग 2-3 बार क्वेश्चन आया है, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर की जो पोस्ट होती है उसमें। तो टोरमेलिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाँ जी, नेक्स्ट है, व्हाट परसेंटेज ऑफ सिलिका इज फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट, यानी भूप्रपट्टी में जो कितना प्रतिशत सिलिका होती है। तो स्टार्टिंग में मैंने बताया था सिलिका कितनी थी? 27.7, ठीक है। जो ऑक्सीजन है वो आपका 46.6 होता है। ऑक्सीजन के बाद सबसे दूसरा इंपॉर्टेंट जो एलिमेंट वो कौन सा होता है? सिलिका कितनी होती है? 27.7। मैंने बोला था स्टार्टिंग में, इनको लिख लेना, आगे आएंगे क्वेश्चन। पीएफ वैल्यू एट फील्ड कैपेसिटी, यानी क्षेत्र क्षमता में पीएफ वैल्यू कितनी होती है? 2.5 होती है। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉम्बिनेशन ऑफ ए एंड बी होरिजोन इज नोन एज, यानी ए और बी शस्त्र का संयोजन कहलाता है सोइल क्रस्ट, सोलम, कॉलम और सरफेस। ए प्लस बी क्या कहलाता है? सोलम। ये भी रिपीट हुआ है। ब्लड डेंसिटी ऑफ सोइल इज एक्सप्रेस्ड बाय, ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है, mg पर मीटर क्यूब। देखो फिल इन द ब्लैंक्स में था, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव में आ गया। फिर आपका क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक इज नॉट ए मेटामॉर्फिक रॉक, निम्न में से कौन सी मेटामॉर्फिक चट्टान। अब देखो ये रहा, यहाँ पे लिखा हुआ है नोट और यहाँ पे सीधा पूछ लिया चट्टान है। ये हिंदी में मिस्टेक है, इंग्लिश में सही है। कौन सी मेटामॉर्फिक चट्टान नहीं है? तो मार्बल तो होती है जो किससे बनती है? आपकी लाइमस्टोन से बनती है। स्लेट भी होती है जो सेल से बनती है। क्वार्टजाइट भी होती है जो क्वार्ट्ज से बनती है। कैल्साइट नहीं होती। तो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। इस लेट के चक्कर में थोड़ा सा स्पीड में करा रहा हूँ यार। सॉइल पीएच इज एक्सप्रेस्ड एज, सॉइल पीएच तो यूनिट लेस होता है। पीएच की कोई यूनिट होती है क्या? नहीं होती ना, अपने सीधे लिखते हैं 2, 3, 4, 6.5, 7.5 ऐसे। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मेरे को डाउट है, बट आंसर मैं तुम्हें बता देता हूँ। थोड़ा सा डाउट है कि इसके अंदर ये हो भी सकता है। बट इज द सीएन रेशियो रेंज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो कितनी होती है? 8.1 से लेके 15.1 तक। डी ऑप्शन मेरे अकॉर्डिंग राइट आंसर है, बट थोड़ा सा मेरे को इसके अंदर कंफ्यूजन है। पूरा कंफर्म करके मैं आपको कमेंट के अंदर बता दूंगा, बट जहां तक मुझे लगता है यही होगा, फोर्थ ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रोऑर्गेनिज्म इज रिस्पांसिबल फॉर रूट रॉट एंड विल्ट सॉइल बोर्न डिजीज, निम्न में से कौन सा सूक्ष्म जीव मृदा जनित बीमारी रूट रॉट एवं विल्ट के लिए जिम्मेदार रहता है? बैक्टीरिया, फंगी, एक्टिनोमाइसीट्स और वायरस। तो विल्ट डिजीज जो होती है वो किससे होती है? अभी आपकी फंगस से होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका सेकंड ऑप्शन, फंगी। चलो यार बस तो चली गई, अब आराम से करा लेते हैं, और तो क्या, अभी 2 पेपर पड़े हैं। इनमें से कौन सी पेडोजेनिक प्रक्रिया नहीं है? ठीक है, ह्यूमिफिकेशन, फेरोगेशन, कैल्सिफिकेशन या लेटराइजेशन। तो मैंने बताया था पेडोजेनिक प्रक्रिया नहीं है। ये तीनों तो होती है, कौन सी नहीं होती? ह्यूमिफिकेशन। ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ, देख लो ह्यूमिफिकेशन वाला। ये आपका आ गया 2024-25। और इसमें क्या लिखा है? ओल्ड। ओल्ड का मतलब होता है जिन स्टूडेंट की पहले बेक आई हुई थी वो पेपर देने आते हैं तो उस पर ओल्ड लिखा होता है, और जो नए होते हैं उन पे न्यू लिखा होता है। ठीक है, तो ओल्ड वाला उसमें 17 और 30 का रेशियो चलता था, तो एक पेपर वो भी है ओल्ड वाला 2024-25 का, जिनकी बेक आई हुई थी। ये थोड़ा सा लेंथी भी आया हुआ पेपर। इग्नियस रॉक आर सॉलिडिटी फॉर्म फ्रॉम डैश, यानी आग्नेय चट्टान डैश के ठोस हो जाने पर बनती है। तो किसी भी लावा यानी मोल्टन मैग्मा जो होता है, मोल्टन मैग्मा, मोल्टन मैग्मा जो होता है, लावा जो होता है, उसके ठंडा होने से कौन सी चट्टानें बनती है? आपकी इग्नियस रॉक, आग्नेय चट्टानें बनती हैं।
मैं तुम्हारे लिए यार इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तो वीडियो को शेयर जरूर कर देना और लाइक जरूर करना भाई। हाँ जी, नेक्स्ट है प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ रिगोलिथ इज कॉल्ड, यानी रिगोलिथ के निर्माण के लिए उत्तरदायी प्रक्रिया कौन सी होती है? तो कौन सी होती है रिगोलिथ के लिए? तो रिगोलिथ कब बनेगा? जब चट्टानों का अपक्षय होगा, अपक्षय होने से फिर आगे आगे वो हॉरिजॉन बनते जाएंगे, और रिगोलिथ में A प्लस B प्लस C हॉरिजॉन आते हैं, तो चट्टानों का क्या होगा? अपक्षय। तो इसके लिए कौन सी प्रक्रिया होती है? अपक्षय, यानी वेदरिंग प्रोसेस जो है वो इसके लिए इंपॉर्टेंट होती है। द परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन सॉइल एयर इज, यानी मृदा वायु में कार्बन डाइऑक्साइड 10% होता है, तो कितना होता है CO2 पॉइंट, सॉइल के अंदर पूछा है तो 3, ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है, 0.3% होता है। फिर आता है क्लोराइड इज एन एग्जांपल ऑफ डैश क्ले मिनरल, यानी क्लोराइड है वो डैश प्रकार की क्ले खनिज का उदाहरण है। तो इसका होता है क्लोराइड, आ गया 2:1:1 टाइप, ठीक है। क्लोराइड कैसा होता है? 2:1:1 टाइप खनिज का होता है। हाँ जी, फिर कुछ है SiO2 इज द एलिमेंट फॉर्मूला ऑफ, यानी सिलिका SiO2 जो है, सिलिका इसको बोलते हैं, ये रासायनिक सूत्र किसका है? किसका है अभी? क्वार्ट्ज का, ठीक है, क्वार्ट्ज का रासायनिक सूत्र होता है। फंडामेंटल स्ट्रक्चरल यूनिट्स ऑफ सिलिकेट क्लेज आर डैश एंड डैश शीट्स, तो क्या होती है अभी, यानी जो सिलिकेट क्ले की इकाइयां होती है वो कौन सी होती है? तो मैंने आपको दो बताया था, टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल, ठीक है, जिसमें टेट्राहेड्रल के अंदर सिर्फ क्या रहता है? सिलिका रहती है। ऑक्टाहेड्रल के अंदर एल्यूमिनियम भी आ सकता है, मैग्नीशियम भी आ सकता है। तो इसके अंदर दोनों इकाइयां लिखनी है आपको, कौन सी? टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल। टेट्राहेड्रल को टेट्राहेड्रल बोलते हैं, ऑक्टाहेड्रल को ऑक्टाहेड्रल बोलते हैं। टेट्राहाइड्रल व ऑक्टाहाइड्रल। कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी ऑफ सैंड्स रेंज फ्रॉम डैश सेंटीमोल केजी, यानी जो सैंड होती है, रेत जो होती है, उसकी धारण विनिमय क्षमता कितनी होती है अभी? 3 से 5, ठीक है, कितनी होती है? 3 से 5, और यदि स्पेसिफिक पूछा जाता है तो 3 पे टिक करते हैं अपने। हाँ जी, अरे कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी ऑफ सैंड्स रेंज फ्रॉम डैश सेंटीमोल, ये तो पढ़ी ली। सॉइल कलर इज डिटरमाइंड बाय, मृदा रंग, मृदा के रंग का निर्धारण। अब देखो क्वेश्चन घुमाने के लिए आगे वाली चीज पीछे उठा के देती, पीछे वाली चीज आगे उठा के देती है, वही बात है। अब इसलिए क्या पूछ लिया, ठीक है, तो इसलिए पूछ लिया मृदा रंग का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है। स्टार्टिंग वाला जो पेपर था उसमें पूछ रखा था कि जो मुंशल कलर चार्ट है वो किसका निर्धारण करता है? तो मृदा रंग का, और यहाँ पे उसने इसका नाम पूछ लिया, तो इसका क्या आ जाएगा? मुंशल कलर चार्ट, मुंशल कलर चार्ट, ठीक है। मुंशल कलर चार्ट जो है वो मृदा रंग का निर्धारण करता है, ठीक है। और पढ़ते रहना भाई, क्योंकि पढ़ाई सबसे इंपॉर्टेंट है आज के टाइम में, ठीक है। क्योंकि अब देखो मैं एक चीज बताता हूँ कि जरूरी नहीं है कि जो अपना फ्यूचर चला गया ना उसको छोड़ दो। अब जब अपने क्या फ्यूचर की टेंशन लेके बैठ जाते हैं, यार फ्यूचर में मैंने ये हो गया, मेरे इतने कम परसेंट बने, तो उसके चक्कर में अपने जो अपना सॉरी पास्ट जो होता है, पास्ट में जो हो गया वो हो गया, बट अपने उसके चक्कर में क्या करते हैं? फ्यूचर को भी खराब कर लेते हैं। मान लो किसी के 70% बने 12वीं में, अब वो इस वजह बढ़ जाए, हे भगवान मेरे तो 70% बने हैं, 70 ही बने हैं, तो अपने उससे क्या हो रहा है? पास्ट तो गया है ना, फ्यूचर भी खराब कर रहे हैं, 70% गए, तो ये अपना सारा का सारा टाइम खराब होते जा रहा है। ये छोड़ो, जो हो गया पास्ट में, ऐसा तो नहीं कि उससे अपना फ्यूचर सुधर जाएगा, जो होना था वो हो गया, बट अपने फ्यूचर सुधार सकते हैं। मान लो किसी के 12th में कम परसेंट भी आए हैं, कोई कारण भी हो सकता है, वैसे भी आ गए, बट डिग्री जो होती है ना आपकी 4 साल की, इसके अंदर तो अच्छे से कवर कर लो यार, जो क्लासेस लगती है उसको अच्छे से पढ़ो घर पे जाके और कवर करो। और मैं तुम्हें बताया, तो जरूरी नहीं है कि जिसके बारे में 90 आए हैं उसके आगे BSc में भी 90 बने, हो सकता है वो 60 पे भी चला जाए, 60 वाला 80 पे भी आ जाए, 90 पे भी आ जाए। ये डिपेंड करता है अपने ऊपर कि अपने कितना पढ़ते हैं। हो सकता है उस लड़के ने 12वीं में पढ़ाई ना हो तो उसके 17 आए, और BSc में आके वो पढ़ने लग जाए तो वो 90 वाले को पीछे छोड़ दे। तो वो चीज है कि जिसके बारे में जितने परसेंट आगे, पर बेटा अब जो आपकी BSc की डिग्री है इसमें अच्छे से पढ़ लेना, इसमें अपने OGP अच्छे से चला के चलना, और मान के चलना आपके तो 6th डिन कमेटी है, इसके अंदर 60 नंबर आपके कॉलेज वाले भेज दिए, 40 में से नंबर लेने होते हैं, तो आपकी डिग्री जो है वो 8+ चलेगी, 8+ चलेगी, तो आप बढ़िया डिग्री मानी जाएगी आपकी 6th डिन कमेटी वालों की। उससे पहले वालों की 7 पे बढ़िया मानी जाती है, ठीक है। और उससे पहले तो
6.5 वाला बढ़िया माना जाता था, लेकिन 7 जो है सबसे बेस्ट रहती है, किसी भी कंपटीशन एग्जाम के अंदर बैठ सकते हो, डिग्री वगैरह कहीं दिक्कत नहीं है। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि फ्यूचर में जो हो गया, बट बीएससी के अंदर अच्छे से पढ़ाई कर लेना, ये नॉलेज ही आपको काम आएगी। ठीक है, ये मुनशल कलर वाला हो गया था। फिर है मार्बल इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश रॉक। मार्बल किसका एग्जाम्पल है? मेटामॉर्फिक रॉक। ठीक है, जो आपकी रूपांतरित चट्टानें होती है उसका उदाहरण है। पी वैल्यू ऑफ वाटर लोड सॉइल इज नियर, तो जल भराव कब होगा? मतलब पानी पूरा के ऊपर भरा हो, फ्री फॉर्म में घूम रहा हो, तो वो कहां पे होता है? सैचुरेशन पॉइंट पे। और सैचुरेशन पॉइंट पे पी वैल्यू भी 0 होती है और बार वैल्यू भी 0 होती है। हाँ जी, फिर आपके फिल इन द ब्लैंक्स आगे। हाउ मच परसेंट ऑफ मिनरल पार्टिकल इज प्रेजेंट इन सॉलिड पार्ट ऑफ सॉइल कंपोजिशन ऑफ वॉल्यूम बेसिस। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि यहाँ पे हिंदी में पढ़ देता हूँ, आयतन के आधार पर मिट्टी की संरचना के ठोस भाग का कितने प्रतिशत खनिज कणों का भाग होता है? यहाँ पे क्या पूछा है? सिर्फ ठोस भाग का। इसलिए ये नहीं पूछा कि मृदा अवयव के अंदर कितने परसेंट खनिज होते हैं, इसलिए पूछा है कि मृदा के ठोस भाग का कितना परसेंट खनिज होता है। तो मैं तुम्हें बताता हूँ, इधर लिखा हुआ है खनिज, लाइट बढ़ रही है, दिख नहीं दे रहा। मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ कि ये टॉपिक मैं जब भी करवाता हूँ तो मैं बच्चों को ये चीज समझाता हूँ। हो सकता है मैंने ऑफलाइन क्लास में कभी न समझाया, बट मैं ऑनलाइन पे भी समझाता हूँ और ऑफलाइन में भी समझाता हूँ, बट कई बार माइंड से स्किप हो जाता है, तो हो सकता है नहीं बताया, बट मैं ज्यादातर बताता हूँ। क्या बताता हूँ कि सॉइल कंपोनेंट 100% होते हैं, जिसमें एक आता है ठोस, एक आता है आपका रंध्रावकाश, जिसमें रंध्रावकाश के अंदर सॉइल एयर यानी मृदा, वायु और मृदा जल आता है। ये भी 25% और ये भी 25% होता है। ठोस के अंदर खनिज आते हैं 45% और कार्बनिक पदार्थ आता है, वो होता है, मेरी राइटिंग बहुत सुंदर है, अभी मैं यहाँ पे वैसे लिख रहा हूँ स्पीड में, ठीक है, 5%। ठीक है, अब यदि मृदा अवयव की बात करता है तो अपने इसके अकॉर्डिंग लिखे हैं, बट यहाँ पे कंफ्यूजन करने के लिए आपको 45 भी ऑप्शन दिया, बच्चे तो इस पे टिक करके आ जाएंगे, बट यहाँ पे इसने देखो क्या बोला, ठोस भाग का कितने प्रतिशत खनिज होता है। कहीं पे मृदा अवयव नाम ही नहीं लिया, आयतन के आधार पे मिट्टी में पूछा है, मिट्टी की जो संरचना होती है उसका ठोस भाग में, तो इसका मैंने बोला था अभी तो ये क्या है 50% ये है, 50 ये है, बट जब आपके से स्पेसिफिक पूछा जाए तो ये अपने आप में क्या हो जाएगा बाद में 100% ये होते हैं, ये 45 वाला डबल हो जाएगा, ये डबल हुआ तो ये भी डबल हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 90 और ये हो जाएगा 10%। तो राइट आंसर इसका होगा 90 वाला, कि सिर्फ ठोस भाग की पूछा जाए, अवयव शब्द ना दियो तो 90%, और पूछा जाए मृदा अवयव में खनिज कितना होता है, फिर अपने 45 पे टिक करके आएंगे। इस क्वेश्चन को अपनी भाषा में अच्छे से लिख लेना। एक ये भी कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है, कैसे? एक्टिव एंड पैसिव फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन वाज ग्रुप्ड बाय द साइंटिस्ट, यानी मृदा निर्माण के सक्रिय और निष्क्रिय कारक का समूहीकरण किस वैज्ञानिक द्वारा दिया गया। अपने क्या देखते हैं, एक्टिव और पैसिव देख लिया, सक्रिय और निष्क्रिय कारक देख के अपने किस पे कर देंगे, जोफे पे टिक कर देंगे। अपना ऐसे करते गलत हो जाएगा आंसर। क्यों हो जाएगा? क्योंकि उसने पूछा है समूहीकरण, समूहीकरण मतलब इनको मिला दिया। तो सबसे पहले वीवी डोकुचे भाई थे, उन्होंने अलग फैक्टर दिए थे, लेकिन उसके बाद में कौन आया था, जेनी। जेनी ने क्या किया था, 5 कारक दिए थे। कितने दिए थे? 5 कारक दिए थे। और उसके बाद में जोफे आया था, जोफे ने इनको एक्टिव और पैसिव में बांट दिया, और ये बोल रहे हैं कि एक्टिव और जो पैसिव फैक्टर इनका समूहीकरण मतलब इनको इकट्ठा मतलब 5 किसने दिए थे, तो जेनी ने दिए थे। राइट आंसर हो जाएगा इसका थर्ड ऑप्शन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी अपनी भाषा में लिख लेना मेरे भाइयों और बहनों। ठीक है, फिर बहनें ओके हो जाएगी, भागने बोले ओके होगी। ठीक है, बीमार तो नाम लियो ही को नहीं, मैं भी तो पढ़ा, छोरे थोड़ी पढ़ा है, छोरिया भी तो पढ़ा है। हाँ जी, द पीएच ऑफ N/100 HCl वुड बी, तो कितनी होती है 3। इसकी पीएच कितनी होती है, अभी 3 होती है। फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अरे यार क्या हो रहा है, Which of the following is not a fundamental soil forming process? निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया मूलभूत प्रक्रिया नहीं है, फंडामेंटल कुछ है, प्रक्रिया नहीं है। एलिवेशन, ह्यूमिफिकेशन ये तीनों ही होती है, कैल्सिफिकेशन नहीं होती, क्योंकि ये कौन सी होती है आपकी
विशिष्ट पेडोजेनिक प्रक्रिया होती है, स्पेसिफिक पेडोजेनिक प्रोसेस होती है। रिक्लेमेशन ऑफ सोडिक सॉइल कैन बी डन बाय यूजिंग विच अमेंडमेंट? ढेंचा, जिप्सम, पायरेट, तीनों का यूज कर सकते हैं, तो ऑल ऑफ दैट अब इसका राइट आंसर हो गया कि सलाइन एल्कलाइन सॉइल जो होती है यानी जो क्षारीय मृदा होती है सोडिक सॉइल, उसमें तीनों का उपयोग किया जा सकता है। Which of the following is 2:1 टाइप क्ले मिनरल? मोंटोमोरियोलाइट, वर्मिकुलाइट, स्मेक्टाइट। स्मेक्टाइट ग्रुप के अंदर ये दोनों चीजें आती है, तो ऑल ऑफ द अबव इसका राइट आंसर हो जाएगा। तीनों जो है वो 2:1 टाइप मिनरल होते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे यार ये है ये, अच्छा ठीक है, यही करना है ना, 7वां। व्हाट इज सोलोडाइजेशन? सोलोडाइजेशन तो मैंने आपको एक प्रक्रिया पढ़ाई थी, एल्कलाइजेशन यानी क्षारीयकरण और डी एल्कलाइजेशन यानी अक्षारीयकरण। तो मैंने अक्षारीयकरण जो है इसका दूसरा नाम भी लिखाया था सोलोडाइजेशन, ठीक है, हिंदी में इसने लिख रखा है सोलोडाइजेशन ऐसे करके। उस टाइम में मैंने बोला था कि इसको ऐसे ही लिखा हुआ आएगा एग्जाम के अंदर, तो सोलोडाइजेशन है। तो क्षारीयकरण एल्कलाइजेशन के अंदर सोडियम जो है वो ऊपरी सतह पे इकट्ठा होगा, सोलोडाइजेशन या एल क्षारीयकरण के अंदर क्या होगा, वो निचले संस्तरों में चला जाएगा। मतलब निम्न स्तरों से सोडियम का हटना, फिर इसका हटना, ये अलग। यहाँ पे देखो रिमूवल ऑफ सिलिका, नहीं सिलिका वाला तो काम ही खत्म है। रिमूवल ऑफ सोडियम फ्रॉम एक्सचेंज साइट, यहाँ पे हो जाएगा, यानी रिमूवल हो जाना सोडियम का कहाँ पे, जो आपकी एक्सचेंज साइट है वहां से, ठीक है। सोलोडाइजेशन का मतलब वहां से हटना, एल्कलाइजेशन का वहां पे एक्युमुलेशन हो जाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। बल्क डेंसिटी ऑफ ऑर्गेनिक पीट सॉइल इज अप्रोक्सीमेट, तो जो आपकी ऑर्गेनिक सॉइल होती है, ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है, कितनी होती है 0.5, ये पहले क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं भाई, अभी तुम्हें और बताऊंगा मैं। हाँ, ये क्वेश्चन आप आंसर करोगे, एक क्वेश्चन तुम्हारे लिए छोड़ूंगा मैं, पार्टिकल साइज ऑफ कॉलोइड्स, ये बहुत बार कराया है, बहुत सारे क्वेश्चन में भी आता है, ये क्वेश्चन पूरा पूरा तुम्हारे ऊपर है। इसका कमेंट बॉक्स में तुम आंसर टाइप करोगे, अब देख लो आंसर, क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव, ऑप्शन, सारे कुछ। एक आधा क्वेश्चन तुम्हें देना चाहिए, हाँ ये तुम्हें करवाना पड़ेगा, वरना ये भी मैं दे रहा था। Which of the following nutrient is deficient in acidic soil? एसिडिक सॉइल कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, तीनों ही होते हैं, ऑल ऑफ देम, यानी तीनों की कमी होती है आपकी अम्लीय मृदा के अंदर। ट्रू फॉल्स है ये, हाँ ये बैक वाला पेपर है तो इसमें है। द अप्रोक्सीमेट परसेंटेज ऑफ एल्यूमिना इन अर्थ क्रस्ट इज 8.1, तो मैंने लिखाया था सिलिका, ऑक्सीजन, एल्यूमिना, फेरस, कैल्शियम सारे, इसमें एल्यूमिना मैंने 8.1 लिखाया था, तो राइट आंसर हो जाएगा ट्रू। पीएफ ऑफ सॉइल रेंजेस, तो मैंने बताया था कि पीएच जो होता है उसकी रेंज होती है 0 से 14 और पीएफ जो होता है इसकी रेंज होती है 0 से 7, तो राइट आंसर हो जाएगा ट्रू। रॉक्स एंड मिनरल आर फॉर्म्ड अंडर वेरी हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर, यानी चट्टानों के खनिजों का निर्माण अत्यधिक उच्च ताप परंतु कम दबाव से, तो ये चीज गलत है। हाई टेम्परेचर से होता है, सही बात है, लेकिन लो प्रेशर से नहीं होता, ये भी हाई प्रेशर ही होता है, मतलब प्रेशर भी अधिक होता है, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। एक सेकंड वीडियो चेक कर लेते हैं, ठीक है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर फॉल्स हो जाएगा। क्यूलिनाइट इज ए 1:1 टाइप क्ले मिनरल, तो हाँ सही है, क्यूलिनाइट क्या होता है, 1:1 वाले खनिज होते हैं। क्ले सॉइल्स हैव लो पोरोसिटी बिकॉज ऑफ स्मॉलर पोर स्पेस इन बिटवीन द पार्टिकल्स, यानी चिकनी मिट्टी जो होती है इसमें कणों के बीच छोटे रंध्रछिद्र होने के कारण मृदा संरचना कम होती है, नहीं, क्ले की पोरोसिटी सबसे हाई होती है, ठीक है, तो ये बात फॉल्स है, पोरोसिटी इसकी सबसे ज्यादा होती है। पोर साइज कम होता है लेकिन साइज नंबर ऑफ पोर्स है वो सबसे ज्यादा, इसलिए इसकी पोरोसिटी भी ज्यादा होती है। टू इज टू वन टाइप क्ले मिनरल हैव मोर सीईसी एज कंपेयर टू 1:1 टाइप, तो 1:1 टाइप के अंदर क्या आता है आपका केओलिनाइट, ठीक है। 2:1 टाइप के अंदर क्या आता है आपका मोंटमोरिलोनाइट, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि मोंटमोरिलोनाइट क्ले खनिज में
केलनाइट की क्ले की अपेक्षा अधिक सीईसी होती है, तो सही है। मोल्टामोनाइट यानी 2:1 टाइप की सीईसी ज्यादा होती है, 1:1 टाइप की कम होती है। पार्टिकल डेंसिटी ऑफ सैंडी सॉइल इज 1.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, यानी ब्लू मिट्टी जो है उसका कण घनत्व 1.3 ग्राम होता है क्या? पार्टिकल डेंसिटी ऑफ सैंडी सॉइल, पार्टिकल डेंसिटी ऑफ सैंडी सॉइल इज 1.3। पार्टिकल डेंसिटी, अच्छा पार्टिकल डेंसिटी पूछिए सैंडी सॉइल की, गलत है, फॉल्स होएगा। पार्टिकल डेंसिटी की रेंज कितनी होती है? 2.6 से लेके 2.7 में, तो आते सारे 2 वाले हैं, तो यहाँ पे 1 पॉइंट वाला कहाँ से लेके आएगा? द रेंज ऑफ क्रोमा इज, ये मैंने बताया था स्टार्टिंग में, क्वेश्चन आएगा वापस से। यहाँ पे मैंने कहा था कि क्रोमा की रेंज जो है वो 0 से कितनी होती है? 8। यहाँ पे दे रखी 0 से 10, ये भी फॉल्स हो जाएगा। ह्यू और वैल्यू दोनों की रेंज 0 से 10 होती है, सिर्फ क्रोमा की 0 से 8 होती है। फिर द सम टोटल ऑफ सोल्यूबल केटायन इन सॉइल सॉल्यूशन इज टर्म्स एज केटायन एक्सचेंज कैपेसिटी। मृदा विलयन में घुलनशील धनायन का कुल योग, नहीं धनायन ने समझता कि ये परिभाषा होती नहीं, गलत है। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सैंडी सॉइल इज मोर एज कंपेयर्ड टू क्ले सॉइल, यानी मृतिका मृदाओं की तुलना में रेतीली मृदाओं की जल धारण क्षमता अधिक होती है। नहीं, जो क्ले सॉइल होती है उनकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा होती है, सैंडी की कम होती है। ठीक है, तो ये बात भी इसकी फॉल्स हो जाएगी कि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी वो सैंडी सॉइल की तो कम होती है क्ले सॉइल से। ठीक है, तो ये फॉल्स है, सैंडी सॉइल की कम। और अब ये देखो, ये 2024-25 यानी जो आपके जस्ट सीनियर है उनके जो पेपर हुआ था वो वाला है। यहाँ पे देखो वेरी न्यू लिखा हुआ है। ठीक है, इसमें 10 और 30 का था, ये देखो रेशो, यानी 30 नंबर की थ्योरी आती है, 10 नंबर के आपके फिल इन द ब्लैंक्स और ऑब्जेक्टिव आते हैं। अब इसमें देखना आप, ये लास्ट पेपर है, 6 नंबर पेपर है ये आपका भाई। और इसके अंदर आप देखते जाना क्वेश्चन कितने रिपीट हुए, 20 क्वेश्चन आए हुए हैं, मतलब आधे नंबर के 10 नंबर का आता है, आधे नंबर के 20 क्वेश्चन है। अब देखते जाना कितने रिपीट है। डैश इज नोन एज फादर ऑफ पेट्रोलॉजी, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है ना, क्या होता है अभी? बीवी डोकुचेव, इसमें राइटिंग भी सुंदर करना है। ठीक है, बीवी डोकुचेव इसका राइट आंसर हो जाएगा। रिपीट हो गया ना। सोइल एयर कंटेंट डैश परसेंट कार्बन डाइऑक्साइड कितनी होती है? 0.3%। द अनकंसोलिडेटेड मटेरियल ओवरलेइंग द रॉक्स आर नोन एज, चट्टानों के ऊपर जो असंपीड़ित पदार्थ होता है उसको क्या बोलते हैं? ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है, क्या बोलते हैं? चट्टानों के ऊपर असंपीड़ित जो पदार्थ होता है उसको बोल देते हैं अपने रिगोलिथ। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज एक्सप्रेस्ड एज, यानी जो विद्युत चालकता है डैश द्वारा दर्शाया जाता है, यानी इसी की यूनिट पूछ रहा है, तो क्या होता है? डेसीसीमेन मीटर इनवर्स। ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है। द कंसेप्ट ऑफ एक्टिव एंड पैसिव सॉइल फॉर्मिंग फैक्टर्स वाज गिवन बाय, यानी निष्क्रिय और सक्रिय मृदा निर्माण कारकों की अवधारणा किसने दी थी? तो सक्रिय और निष्क्रिय किसने दी थी? भी जोफे ने दिए थे। तो ये देखो जितने क्वेश्चन कराए सारे के सारे रिपीट हुए हैं, कितने हो गए? 5, पांचों के पांचों आए हुए हैं, चाहे किसी के अंदर आए, किसी भी प्रकार से आए हुए। ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है। रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ सैंड सिल्ट एंड क्ले पार्टिकल्स आर नोन एज, यानी रेत सिल्ट एवं क्ले कणों के अपेक्षित अनुपात को क्या बोलते हैं? मृदा कणाकार, सॉइल टेक्सचर। ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है। रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ सैंड सिल्ट क्ले पार्टिकल्स। कैपिलरी वाटर इन सॉइल इज रिटेन बिटवीन डैश एंड डैश बार, तो कैपिलरी वाटर का इसने पूछा रेंज, तो कैपिलरी वाटर कितना होता है? -0.1 से लेके कितना होता है? -31 बार तक होता है। ठीक है, कैपिलरी वाटर की कुछ ही है। अभी 7 क्वेश्चन कराए, सातों के सातों रिपीट हुए हैं, मतलब आपके जो सीनियर है उनको ये था कि यदि वो पिछले क्वेश्चन सालों के पेपर पढ़ के गए होते तो उनके नंबर शायद मेरे हिसाब से ऑब्जेक्टिव में तो कहीं नहीं कटने थे, फिल इन द ब्लैंक्स और ऑब्जेक्टिव में। 7 क्वेश्चन कराए, सातों के सातों रिपीट हुए। अब ये वाला डैश इज ऑर्गेनिक कोलॉइड इन सॉइल, ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है। देखो डैश एक मृदा में कार्बनिक कोलॉइड है, क्या होता है? ह्यूमस। सुंदर है ना राइटिंग दिए, देखो। ठीक है, ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है। फिर द कॉम्बिनेशन ऑफ ए एंड बी होरिजोन इज कॉल्ड, यानी ए और बी क्षितिज के संयोजन को क्या बोलते हैं? सोलम बोलते हैं। ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है। डैश इज ग्रीन कलर मिनरल, डैश एक हरे रंग का खनिज है, कौन सा होता है? जो आपका टोरमेलिन होता है ना, वो भी ग्रीन कलर का होता है।
एपेटाइट जो होता है वो भी ग्रीन कलर का होता है। दोनों में कोई सा भी लिख के आ जाते हैं, राइट आंसर होता है। 10 क्वेश्चन में से 9 क्वेश्चन आपके रिपीट हुए, सिर्फ ये क्वेश्चन अपने को एक्स्ट्रा देखने को मिले। अब तुम खुद देख लो कितना यहां से पेपर आ सकता है। सिर्फ लास्ट अपने 10 क्वेश्चन रह गए ऑब्जेक्टिव। हाँ जी, इनमें से पहला ये, द स्टडी डील्स विद द स्टडी ऑफ डिस्क्रिप्शन ऑफ रॉक्स, यानी चट्टानों के वितरण आना था या विवरण का अध्ययन क्या कहलाता है? तो डिस्क्रिप्शन का जब अध्ययन करते हैं उसको बोल देते हैं पेट्रोग्राफी, क्योंकि पेट्रोलॉजी की तो अलग होती है, क्लासिफिकेशन हो गया, उसके डिस्ट्रीब्यूशन हो गया सोइल के, उसकी मैपिंग, उससे रिलेटेड सारा स्टडी, उसके ओरिजिन, क्लासिफिकेशन सभी की पेट्रोलॉजी में आता है। ठीक है, एडेफोलॉजी में इसका हायर प्लांट के साथ क्या रिलेशन होता है। पेट्रोजेनेसिस के अंदर चट्टानों की उत्पत्ति कैसे हुई, और पेट्रोग्राफी में चट्टानों का वितरण कैसा हुआ। यह अब ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है, देखो, विच वन इज ए ब्रोन कंटेनिंग मिनरल, निम्न में से कौन सा ब्रोन युक्त खनिज है? तो कौन सा है आपका? टॉर्मेलिन। फिर विच वन इज नॉट ए पेडोजेनिक प्रोसेस, निम्न में से कौन सी पेडोजेनिक नहीं है? ह्यूमिफिकेशन, कैल्सिफिकेशन, लेटराइजेशन या फेरिफिकेशन। ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है। कौन सी नहीं है पेडोजेनिक? ह्यूमिफिकेशन नहीं है, बाकी तीनों होती है। अब तुम खुद देखते जाना, अंदाजा लगा लेना कि 15 प्लस रिपीट हुए या नहीं हुए। द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ हैवी मिनरल इज, यानी भारी खनिज का अपेक्षित घनत्व कितना होता है? कितना होता है? 2.85 से ज्यादा। मैंने बोला था मुंह खुला होता है, उसका मतलब ज्यादा है, तो 2.85 से ज्यादा होता है हैवी मिनरल्स की स्पेसिफिक ग्रेविटी। विच इज द लाइट वेटेड रॉक, यानी हल्के वजन की चट्टान कौन सी है? ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है। कौन सी होती है अभी? प्यूमिक जो होती है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है और ये वाला भी रिपीट हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेटामॉर्फिक रॉक, तो मार्बल होती है, स्लेट भी होती है, क्वार्जाइट भी होती है, कैल्साइट नहीं होती, क्योंकि मार्बल आपके लाइमस्टोन से बनती है, सेल से स्लेट बनती है, क्वार्ट्ज से क्वार्जाइट बनती है। ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है। सोइल पीएच इज एक्सप्रेस्ड एज, यानी मृदा की पीएच को किसके द्वारा? यूनिट लेस होती है, इसकी कोई यूनिट होती नहीं है। हाउ मेनी सॉइल ऑर्डर्स आर फाउंड इन द वर्ल्ड, कितने मृदा कण है? 12 ले। ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है क्योंकि वहां पे ट्रू फॉल्स के अंदर आया बताइए। ठीक है, अब अभी तक देख लो, सिर्फ 2 क्वेश्चन ही या पता नहीं 3 नहीं आए हैं। What percentage of non-metallic element is found in the earth crust, यानी भूप्रपट्टी में कितना प्रतिशत गैर धात्विक नॉन मेटल? अभी मैंने बताया था क्या, ऑक्सीजन और सिलिका क्या होते हैं? नॉन मेटल होते हैं। तो ऑक्सीजन कितना था? 46.6 और सिलिका कितना था? 27.7। ये कितना हो जाएगा? इतना याद रखो, ये आगे वाले देख लो, 6 से 12 73 के आसपास देख लो कौन सा है। ये 74 वाला है। टोटल करोगे तो 74 3 पॉइंट ही आएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। मैंने स्टार्टिंग में जब आपको सिलिका वगैरह सारा कुछ कराया था वहां से। पार्टिकल डेंसिटी ऑफ सॉइल एक्सप्रेस्ड एज, यानी कण घनत्व उसकी यूनिट पूछी है तो mg पर मीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो ये तुम्हारे थे क्वेश्चन, और देख लो 20 में से लगभग 17 क्वेश्चन सेम रिपीट हुए। 17 क्वेश्चन। ठीक है, एक आधा और भी मान लो, 16 क्वेश्चन तो रिपीट हुए ना, मतलब 20 में से यानी 10 में से 8 नंबर आने थे। ठीक है, जो 8 नंबर तो सीधे मिल गए यहाँ से, थोड़े बहुत और नंबर लेने थे पास होने के लिए। तो ये थे आपके 6 सालों के पेपर। आई होप कि आप सभी को अच्छे से समझ आ गए होंगे। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, और इस वीडियो को सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना जो भी स्टूडेंट इस साल 12th पास किए जिन्होंने, जिनके भी फंडामेंटल ऑफ सोशल साइंस कोर्स लगता है। ठीक है, तो आई होप कि सारे क्वेश्चन आपको समझ आ गए होंगे। जो भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में लिख देना, आपका डाउट भी कवर किया जाएगा। थैंक यू।